जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेज केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। और साथियों, आपको पता है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रीवियस ईयर का बुक आ गया है। देखिए, एक्चुअली में मुझे बुक कराने का कोई मन नहीं रहता है। बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक के लिए यह 2022 से लेकर 2008 तक का कंप्लीट सेट इसमें है। ओके, क्या है? ये 2008 से लेकर 2022 तक का कंप्लीट सेट है। लेकिन मैं इसलिए बुक करा रहा हूं, और आप बहुत सारे चैनल पर इस बुक का वीडियो देख चुके होंगे या फिर देखते रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कि आपके भाई का 2 बार बिहार दरोगा, देखिए यहाँ जो है आपका ये 2213 मेंस, इसमें मैं सेलेक्टेड हूँ। उसके बाद ये जो आपका क्या है 212 ईएसआई का था, इसमें मैं मेरिट में रिजेक्टेड हूँ। ओके, और ये जो आपका 2560 वाला मेंस है, ये किसका था? ये था आपका मद्य निषेध का, उत्पाद विभाग का। इसमें मेरा एग्जाम था, इसमें मेरा रिजल्ट नहीं हुआ था सिर्फ। और उसके बाद आपका जो ये है 2446 का जो मेंस हुआ था 29/11 को, इसमें मैं सिलेक्टेड हूँ। तो टोटल 3 पीटी और 3 मेंस मेरे द्वारा क्लियर किया गया है। मेंस में मैं यहाँ 2446 में मैं मेडिकल लगाया था, क्योंकि आप लोग जो भी बच्चे सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि 2446 में एकाएक वोल्ट को बैन कर दिया गया था हाई जंप से। वहां मेरा एंकल प्रॉब्लम हुआ था और 2213 में बहुत कम समय दिया गया इसलिए रनिंग, और यहाँ सब कुछ होने के बाद मेरिट में खेला हो गया। ठीक ना? तो इसलिए मैं सिर्फ आपको बुक नहीं कराता हूं, मैं आपको कहां पर इंफेसाइज करना है, कहां पे कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है और कौन सा पॉइंट कम इंपॉर्टेंट है उसे भी बताता हूं। और मैं ये भी बताता हूं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो कि एग्जाम में आए नहीं थे, लेकिन क्या है सर के द्वारा छापा गया है। तो चलिए, ये स्मृति शेष है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बिहार दरोगा क्वेश्चन तो देता नहीं है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए साथियों, ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका डेली क्लास टेस्ट होता है, वो भी मैं कराता हूं आपको डिटेल डिस्कशन के साथ, कंप्लीट ऑपरेशन के साथ। ओके, और हमारा नारा ही है, ये नौकरी हमारी है। तो अगर आप चाहते हैं सीरियसली बिहार दरोगा की तैयारी करने, तो विश्वासी भाई के साथ जुड़िए, एक्सपीरियंस आदमी के साथ जुड़िए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या है, सिलेक्शन नहीं होने के बाद कोई पूछता तो है नहीं। लेकिन एक बात तो है साथियों की नॉलेज बहुत है हमारे पास, तो हम आपको शेयर करने के लिए उपस्थित हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से। मैंने प्रदीप सर का कौटल्या जीएस का भी 4 सेट करा रखा अपने चैनल पर, तो आप जीके जीएस के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहां मिल जाएगा। और मैंने आपको ये पूरा, तो अगर आपने ये सब वीडियो देखा है, अच्छा लगा है, तो आपको इस चैनल को क्या कर लेना है, लाइक कर लेना है। और वीडियो, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है। ओके, और अपने दोस्तों के साथ, जरूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना है। और जैसा कि एचडी क्वालिटी के साथ, जैसा ये एचडी स्टार है ना, ऐसा एचडी स्टार आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो ये एचडी स्टार सिर्फ हमारे चैनल पर, और एचडी पढ़ाई भी यही है। ठीक है ना? और ये हम बता भी दिए थे आपको, बिहार दरोगा के लिए कैसे आपका डबल स्टार का सपना पूरा होगा, कैसे आप 80 नंबर ला सकते हैं। क्योंकि इस बार जो कंपटीशन आ रहा है, इसमें 80 से कम पर आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा ही नहीं। मतलब फाइनल मेरिट बनने की संभावना बहुत ही कम रहेगी। तो कौन भर सकता है, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में है। तो आप लोग अगर इसको नहीं देखे हैं, तो आई बटन में इसका लिंक यहाँ मिलेगा आपको, आई बटन में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां लिंक मिलेगा, वहां से देखिए। पहले ये देखिए कि आप भरने लायक है कि नहीं, आप भर सकते हैं कि नहीं। और फिर हर दिन 4 पीएम में मैं सेट अपलोड कर देता हूं, तो आप लोग हर दिन 4 पीएम में जैसे ही सेट अपलोड हो, पूरा सेट को देखिए। ठीक, और रिवीजन के तौर पर लीजिए। किसके तौर पर? रिवीजन के तौर पर। ओके, और रिवीजन करना है और आगे और पढ़ना है क्राउन और लूसेंट को। कहीं किसी कोचिंग में पीटी के लिए बहुत सारा फीस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्राउन, लूसेंट और एडुटेरिया और एसपीडी 4 बुक को फॉलो करते हैं। करेंट के लिए एसपीडी और एडुटेरिया, और उसके बाद क्या है, क्राउन और लूसेंट, और साथ में प्रैक्टिस सेट डेली हमारे चैनल पर लगाते हैं, तो आपका पीटी जरूर होगा, ये मेरा क्या है, दावा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। आप देख रहे हैं कि ये जो बुक है 290 रुपये में मैं आज ही खरीद के लाया हूं, सिर्फ आप लोगों के लिए। तो इसलिए वीडियो को क्या कर देना, आप लोगों को खूब लाइक कर देना। ओके, तो यहाँ जितने भी क्वेश्चन है, टोटल आपका कितना पेज है, तो 560 पेज है। तो इन तमाम पेजों को आपको डिटेल में कराया जाएगा, फुल इंथुसियास्टिक के साथ।
कंप्लीट ऑपरेशन के साथ कहाँ पे जरूरत ज्यादा है, कहाँ जरूरत कम है, इन सबों को ध्यान में रखते हुए एकदम पूरा डिटेल के साथ और एचडी क्वालिटी के साथ। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11/3/2018। इसी को आप लोग कहते हैं 1717 दरोगा। इसमें भी हमारा एक मित्र कार्यरत है, तो उस समय हमारा ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ था, नहीं तो इसमें भी रिजल्ट होता, ठीक है ना। इसमें तो बहुत हल्का क्वेश्चन पूछा गया था और इसका कटअप कितना था जान के आपको आश्चर्य होगा, मात्र 58 नंबर पर। इस बार पहली बार दरोगा था, उतना करेज नहीं था। फिर 2446 में बहुत कटअप गया, 2213 में क्वेश्चन को टप किया तो कटअप क्या हुआ, डाउन आया। लेकिन अब जो लगभग आपको पता है कि डायल 112 का वैकेंसी का अधिसूचना जारी है, मध्य निषेध का अधिसूचना जारी है, मध्य निषेध का इंस्पेक्टर का जॉब तो बीपीएससी के साथ इंक्लूडेड भी हो गया है, तो आएगा ही आएगा आपको। तो इसलिए आप लोग क्या कीजिए, खूब मेहनत से पढ़िए, ठीक ना, ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो। और फिजिकल पे जिस भी भाई का वजन 80 प्लस है, क्योंकि आपको पता है कि बिहार में किसी का हाइट 6 फीट प्लस तो होगा नहीं, 6 फीट के आसपास होगा, 6 फीट। और अगर 80 केजी से प्लस आपका क्या है वजन है, तो आप अपना फिजिकल स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना। शास्त्रीय किस राज्य की क्षत्रिय किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? देखिए नृत्य दो तरह का होता है, एक शास्त्रीय और एक लोक। क्या ये कोई बताएगा? नहीं। तो ये किस राज्य का है साथियों? तो ये है असम का। क्षत्रिय कहाँ का है? असम का है। इतना तो ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्षत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। ये 8 मुख्य भारतीय साहित्य शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। अन्य शास्त्रीय नृत्य देख लीजिए, भारतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में, ओके। भारतनाट्यम तमिलनाडु में शैली है। इस यह और सबसे प्राचीन ही है आपका भारतनाट्यम। देखे होंगे आप लोग, मुखौटा पहन के करता है। इस नृत्य को तमिलनाडु में देवदासियों द्वारा, देवदासी किसको कहते थे? माता पिता जिस लड़की को भगवान की सेवा में भेज देते थे बिना शादी ब्याह किए, तो उसे क्या कहते थे? देवदासी। बाद में इस प्रथा का क्या हो गया? कुप्रथा में बदल गया और पंडित और पुरोहित ने इस देवदासियों के साथ दुर्व्यवहार स्टार्ट किया, फिर ये देवदासी की प्रथा बंद हुई। इसके कलाकार कौन थे? तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो कि अभी है, सोनल मान सिंह भी है, रुक्मणी देवी भी है और मिलानी साराभाई भी है। कुचिपुड़ी, ये कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। प्रसिद्ध नृत्य है। इसका आधार भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसका आधार क्या है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। इसके कलाकार के नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति आपको भारतनाट्यम भी और कुचिपुड़ी भी, ओके। लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी, ये सभी क्या है आपका? ओडिसी। ओडिसी में प्रचलित, ओडिसी कहाँ का है? तो ओडिशा का है, नाम से भी क्लियर है। और प्रचलित नृत्य कला की प्राचीन शैली, इसमें नृत्य के माध्यम से समर्पण का भाव धारण किए नर्तक ईश्वरीय स्तुति करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार है सोनल मान सिंह। तो सोनल मान सिंह कहाँ आपका? कुचिपुड़ी और ओडिसी दोनों में है, ओके। और रानी कर्ण आदि। कथकली केरल की सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य क्या है? कथकली है। इसके कलाकार वतलो नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नायर, मृणालिनी साराभाई आदि है। कथक नृत्य आपको पता है उत्तर प्रदेश में होता है। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य के रूप में कहना। जैसे आप लोग क्या देखते हैं बिहार में, जैसे आप लोग जन्माष्टमी में देखते होंगे भगवान कृष्ण का नाटक उटक होता है गाते गाते, उसी या फिर चौपहरा पहरा जिसको कहते हैं, चौपहरा चौपहरा जो पूजा होता है उसमें भी क्या होता है? कथक नृत्य का ही प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के निम्न कलाकार है, बिरजू महाराज है, लच्छू महाराज है, सुखदेव महाराज है, सितारा देवी है, गोपी कृष्ण है, शोभना नारायण है और मालविका सरकार आदि। इस वीडियो को आपको 2 बार देखना है और 2 बार देखने के बाद आपको बहुत कुछ 3D प्रिंट में हो जाएगा। 3D क्या हो जाएगा? प्रिंट हो जाएगा, ठीक। मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों पर आधारित होता है। आपको बता ही दिए कृष्ण प्रेम प्रसंग। इसके मुख्य कलाकार, अब देखिए मणिपुरी नृत्य कहाँ होता है? तो ये मणिपुर में होता है। भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसका नाम, इसकी उत्पत्ति स्थल मणिपुर के नाम पर पड़ा है। यह नृत्य मुख्यतः हिंदू वैष्णव प्रसंगों से होता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रेम लीला इसमें दिखाई जाती है। क्या चीज? प्रेम लीला, ओके। और इसके प्रसिद्ध नृत्य कौन है? तो सविता मोहिती। ये क्वेश्चन आ चुका है कि सविता मोहिती किससे है? तो मणिपुर से। अब मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों कहाँ का है? तो दोनों आपका आंध्र प्रदेश का ही है। हाँ, आंध्र प्रदेश का। आप लोग देखे होंगे कौन? महेश बाबू कहाँ के हीरो हैं? आंध्र प्रदेश के, तेलुगु स्टार, ठीक नहीं। यह केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो अभी भी काफी लोकप्रिय है। मोहिनी अट्टम नृत्य मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु को धारण करता है। तो कहां से है? केरल से है।
तथा ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी। और मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन है? कल्याणी अम्मा, भारती शिवाजी और रागिनी देवी और हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो कि क्या है, भाजपा के सांसद भी है, कहां से? मथुरा से। ओके, तो ये और श्री देवी का तो देहांत हो गया, तो इनको छोड़िए। तो इस तरह से क्या है आपका, ये कुछ प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य थे, लोक नृत्य नहीं था ये शास्त्रीय। बिहार में क्या है, लोक नृत्य है, लौंडा नाच, समा चकेवा, ये सब क्या है, लोक नृत्य है। और शास्त्रीय नृत्य जिसकी कोई एक विधा होती है। आइए आगे, कहता है दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। उर्वरक संयंत्र अभी वर्तमान में क्या है, इफको के द्वारा नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किया गया, कहां? गुजरात में। ये भी आप लोग करंट भी याद रखिएगा। तो ये पहला कहां? सिंदरी में। सिंदरी, भारत स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। 1900 किसमें? 54 में स्थापित किया गया था। और भारत के प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व का क्या है? 1951 में सिंदरी में, ठीक ना। और भारत प्रथम उर्वरक कारखाना 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में खोला गया था। भारत विश्व में उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। चीन, अमेरिका एवं भारत विश्व में नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का मुख्य उत्पादक देश है। ओके, और पोटासियम फर्टिलाइजर की पूरी तरह आयात किया जाता है। पोटासियम का आयात हम लोग ज्यादातर कहां से करते थे? यूक्रेन से ही करते थे। अभी वर्तमान में इसीलिए पोटासियम का जो खाद है, जिसको आप लोग सिंबल के कहते हैं, महंगा भी हो गया है। भारत में सहकारी स्वामित्व वाले पहले उर्वरक कारखाने की स्थापना 1951 में सिंदरी तत्कालीन कहा हुआ था? तत्कालीन बिहार में की गई थी। उर्वरक उद्योग के लिए नेफ्था, कोक, भट्टी गैस, हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस, रॉक, फास्फोरस, जिप्सम आदि का प्रयोग किया जाता है। बल्लापुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड कागज और कागज उत्पाद क्षेत्र की कंपनी है। और यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। राजमंदुरी, राजमंदुरी में आपको पता है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमंदुरी में है, आंध्र प्रदेश में। वहीं का आपका क्या था? प्रसिद्ध कथकली, ठीक ना। कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। ओके, गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? तो समस्थानिक किससे कहते हैं? स्थान जिसका क्या हो, सेम हो। अब समस्थानिक में स्थान क्या होता है? सेम। तो स्थान कब सेम होगा? जब क्या हो, परमाणु संख्या समान हो। क्या हो? परमाणु संख्या समान हो। क्योंकि मोसले का आवर्त नियम आपने पढ़ा होगा। तो उस तत्व के परमाणु जिसके परमाणु द्रव्यमान अलग, समस्थानिक द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग, द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, लेकिन परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या क्या हो, समान हो। सही होगा। समस्थानिक आइसोटॉप्स तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या और समान होते समस्थानिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। और यही क्या है, हाइड्रोजन का ये जो ट्राइटियम है, ये सबसे कम तत्व वाला, सबसे कम परमाणु संख्या जिसका है। लेकिन ये क्या है, नाभिकीय संलयन होता है इससे। अल्फा, बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक टाइटेरियम रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है। तो देख लीजिए, दिया हुआ ही है, हम पढ़े नहीं, हम डायरेक्ट लगा ही दिए हैं। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व पोलोनियम है, जिसका 27 समस्थानिक है। कितने समस्थानिक है? 27 समस्थानिक है। 18, 16 और 8 से 8 17 और 8 18 ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक है। समस्थानिकों का उपयोग किसी पुराने कार्बनिक पदार्थों की आयु जानने में कार्बन समस्थानिक C14 का प्रयोग किया जाता है। इसे कहते हैं आप लोग कार्बन डेटिंग विधि। क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि, जीवाश्मों का पता। और यूरेनियम डेटिंग विधि से क्या किया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी की आयु पता की जाती है। यूरेनियम के समस्थानिक U10 200 और यहाँ क्या होगा 92 का प्रयोग परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में किया जाता है। कैंसर के उपचार में किसका? कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। घेंघा रोग के इलाज में आयोडीन समस्थानिक I131 का प्रयोग किया जाता है। और यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग क्या किया जाता है? पृथ्वी की आयु या चट्टान की आयु का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग? तो ये सब क्या बुक में भी नहीं है, लेकिन मैं करा रहा हूं, ठीक। संभारिक तत्वों के परमाणु, परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो किंतु परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न असमान हो, किंतु परमाणु संख्या असमान हो। संभारिक कहलाता मतलब भार बराबर हो। जैसे देखिए आर्गन का 18 है और परमाणु भार भी 40 है। और कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 है। तो परमाणु संख्या तो भिन्न है, लेकिन परमाणु भार दोनों का 40 है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 3 है और हीलियम का भी परमाणु भार 3 है। अब सब न्यूट्रॉनिक तो जानते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं? सब न्यूट्रॉनिक आइसो
टॉन कहते हैं। ओके, परमाणु के समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। इनके लिए परमाणु संख्या Z तथा परमाणु द्रव्यमान A दोनों भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन A माइनस Z का मान हमेशा समान होता है। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह चारों ओर चक्कर लगाते रहता है और सेंटर में क्या रहता है, तो प्रोटॉन प्लस क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या समान रहती है। लेकिन वैसे किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, तो ये गुरु अंगद देव ने किया था गुरुमुखी लिपि की शुरुआत। लेकिन जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसके रचनाकार कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। कौन थे, गुरु अर्जुन देव। और खालसा पंथ कौन बनाया था, खालसा पंथ, तो खालसा पंथ 1699 में आपका गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। और गुरु नानक क्या थे, गुरु नानक जो है सिख धर्म के प्रवर्तक थे। गुरु अंगद देव ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की। इनका ही बचपन का नाम क्या था, लहना। गुरु अंगद देव के बचपन का नाम क्या था, लहना था। ये सब आपको नहीं मिलेगा बुक में। प्रारंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बना दिया। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक सिख धर्म के प्रणेता थे और इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को, और यहीं से 400 साल बाद क्या होता है, 300 साल बाद 1869 में किसका जन्म होता है साथियों, तो महात्मा गांधी का। तो इससे आप लोग कनेक्ट करके रख सकते हैं कि इसकी क्या है, 400 साल बाद किसका जन्म होगा, महात्मा गांधी का। ओके, और सिख के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह की उपाधि ली थी। गुरु अर्जुन देव ने सच्चा बादशाह, और इसी को क्या किया था, और गुरु अर्जुन देव अकबर के समकालीन थे, लेकिन जहांगीर ने इनको क्या किया था, मरवा दिया था, फांसी पर चढ़ा दिया था। 1989 में इन्होंने अमृतसर सरोवर के मध्य हरिमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु अर्जुन देव नहीं, गुरु अर्जुन देव ने नहीं, गुरु रामदास ने। देखिए यही सब क्या है, गलती, कोई नहीं पकड़ सकता है, गुरु रामदास ने किया था। ओके, ये जो है उस मंदिर के ऊपर, मंदिर के तालाब के चारों ओर मंदिर बनवाए थे, उसके ऊपर सोना लगवाए। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार के पटना साहिब में हुआ था। सिर्फ पटना से नहीं काम चलेगा, हम लोग बिहार में रहते तो जानना होगा कि साहिब। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा पंथ की स्थापना की। इसका मतलब क्या था कि अब जो है गुरु बनने की प्रथा खत्म हो गई। अब गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या है, गुरु है। गुरु ग्रंथ साहिब ही क्या है, गुरु है, और उसी को तुम लोग मानो और गुरु बानी की ही पूजा करो, ठीक है ना। और इसमें 5 कगार रखने का था, केस, कंघा, करा, कच्छा। तो ये सब कौन बताए थे, गुरु गोविंद सिंह बताए। और यही कहे थे, चिड़िया दे मैं बाज लड़ाबा, 1.25 लाख दा 1 लड़ाबा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा, ठीक है ना। और इनकी हत्या एक अफगान ने कहा कर दिया था, नांदेड़ महाराष्ट्र में कर दिया था। क्या बताइए, इतना कोई क्लियर किया है। नांदेड़ महाराष्ट्र में इनकी हत्या एक अफगान है। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक और गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ के रचनाकार थे। आदि ग्रंथ में किसके, कबीर के भी कुछ कथन है। उसके बाद आपका तुलसीदास का भी कुछ कथन है। और अभी देखिए क्या है, सिख खालसा पंथ को लेकर, खालिस्तान को लेकर पूरा मांग चल रहा है, लेकिन उन लोगों ने पढ़ा ही नहीं कि उनके जो खुद के गुरु थे, उन्होंने कबीर, तुलसी, रहीम और उस मीराबाई, इन उस समय के तत्कालीन सभी संतों के वाणी को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान दिया है। और ये लोग कहता है कि सिख, इसीलिए सिख को ही भारतीय संविधान में एक अलग धर्म के रूप में नहीं माना जाता है। क्या माना जाता है, वो भारत हिंदू धर्म के ही अंदर माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो क्या कर दीजिएगा, समझ ही गए होंगे। कहता है निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां बारहमासी होती है, बिल्कुल होती है भैया। हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालयों में स्थित है, इसीलिए बारहमासी होता है। ते और आर दोनों सही, और आर्य का क्या है, अस्पष्ट व्याख्या करता है, कोई दिक्कतें नहीं है इसमें। कहता है, और देखिए हिमालय की नदियां क्या है, तो पूर्वगामी नदी है। एक होता है अपगामी नदी, एक होता है पूर्वगामी नदी। नदी 2 तरह के बहाव की दृष्टि से, एक अपगामी, एक पूर्वगामी। पूर्वगामी का मतलब क्या होता है, जो हिमालय के निर्माण के पहले, जो पर्वत या पठार के निर्माण के पहले से ही जो नदियां क्या होती है, बहने लगती है, उसे क्या कहते हैं, पूर्वगामी नदी कहते हैं। भारतीय आबंतंग में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। और पता है कि भारत में नदी को 2 भागों में बांटा गया। भारत में नदी, एक हिमालय से निकलने वाली और एक आपका दक्षिण भारत की। अब देखिए जब ये सेठ ही डिटेल है तो हम और डिटेल करा देते हैं। भारतीय आबंतंग में अनेक छोटी बड़ी नदियां शामिल है। ये बड़ी भू आकृतियों की उद विकास प्रक्रिया तथा वर्षण की प्रकृति के लक्षणों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। ओके, हमको रखते हैं अगर किताब छपवाने में तो हम और इसमें डिटेल घुसा देते। यही पढ़ के क्या होता है, पीटे निकल जाता है। हिमालय आबंतंग भूगर्भिक इतिहास के एक लंबे दौर में विकसित हुआ है।
ओके। और हिमालय कैसे, तो आपको पता ही है कि गोंडवाना लैंड जो भारत था, ऐसे ऐसे जाके यूरेशिया से टकराया, तब जाके क्या हुआ, ऐसे हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है ना। इसमें मुख्यतः गंगा, सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदियां शामिल है। और नदियां 12 मासी है, क्योंकि ये बर्फ के पिघलने से ये नदियां गहरे महाखंडों, गोर्ज का निर्माण। अब गोर्ज समझते हैं, अब मान लीजिए कि ये क्या है, हिमालय बन गया, अब नदी इधर से आ रही है, तो नदी क्या करती है, इस पहाड़ को काट के आ जाती है। तो जो पहाड़ को काटती है तो क्या बनाती है, गोर्ज बनाती है, महाखंड। हिमालय के उत्थान के साथ साथ अपर्दन क्रिया द्वारा निर्मित हुई। महाखंडों में अतिरिक्त ये नदियां अपने पर्वतीय भाग में भी आकार की घाटी, ऐसे देखिए जैसे ब्रह्मपुत्र आता है तो मानसरोवर से कैसे घूमता है, ये जो घाटी बनाई है, कैसा घाटी है, भी आकार का घाटी है। या और ब्रह्मपुत्र किस दर्रा से भारत में प्रवेश करता है, तो यांग याप दर्रा से, यांग याप दर्रा से, ओके। चलिए, आकार के घाटियां छिपरिका व जलप्रपात भी बनाती है। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, सौरो और बिहार, ये कितने 7 नदियों का संगम है। 7 नदी जब मिलता है, अरुण कोसी, सप्त वरुण कोसी, हिम कोसी, तब जाकर बनता है बिहार में जो आता है वो कोसी। और ऊपर से नीचे आता है, इसलिए धार बहुत रहता है, और मैदानी भाग में आता है तो फैल जाता है पूरा, इसलिए क्या ला जाता है, बाढ़ ला देता है। और इसलिए और मार्ग भी परिवर्तित करता है, मतलब ऐसे ऐसे चलता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। और कुर्सेला के पास, कहा कुर्सेला के पास किसमें मिल जाता है, तो गंगा में मिल जाता है। कुर्सेला कहाँ है, तो कटिहार में है, याद रखिएगा। हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों में हिमालय अफवाह में अनेक नदी है, मगर निम्नलिखित नदियां प्रमुख है। सिंधु नदी, यह विश्व की सबसे बड़ी नदी दरोनियों में से एक है, ओके। और सिंधु की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी, वो कौन सी है, सतलज है, जो कहां से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है। गंगा नदी तंत्र, ये अपने, और गंगा जानवे करते हैं भारत में 5 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें अपना प्यारा बिहार भी है। और बिहार को तो गंगा 2 बराबर भागों में बांटती भी है, और बिहार में कितने जिलों से, तो 12 जिलों से होकर बहती है। इसीलिए इन 12 जिलों में क्या किया गया है कि नीतीश कुमार के द्वारा जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया है। यह नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री, एकदम गलत है, गंगोत्री से निकलेगा हो। बिहार दरोगा वाला आदमी पढ़ेंगे और पढ़ेंगे गंगोत्री से निकलता है, तो गड़बड़े हो जाएगा। गंगा कहीं से नहीं निकलता है, गंगा क्या है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम कहाँ होता है, देवप्रयाग में, तब जाकर गंगा बनता है। और जब 2 बड़ी नदियों मिलती है तो क्या होता है, उस नदी का नाम ही बदल जाता है। और उस जब 2 टक्कर की नदी मिलती है, और तब उसका नाम क्या हो जाता है, गंगा। तो गंगा कहीं से नहीं निकलती। हाँ, लेकिन एक बात है कि ग्रुप डी और में किसको, भागीरथी को ही गंगा की शाखा मान ली जाती है, ठीक ना। 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है, भागीरथी के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक, ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के निकट चोमू अंगमूस होता है। इसे जानते हैं, तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। और पता है आपको साथियों, इसे कहा, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। और जो कॉन्सेप्ट अभी यहाँ बताए हम कि 2 नदी मिलता है तो नया, तो उसी तरह यहाँ है कि इधर से आया क्या चीज, मेघना, इधर से आया जमुना, दोनों पद, सॉरी, इधर से आया पद्मा, इधर से आया जमुना, दोनों मिला तब क्या बना, मेघना। और तब जाके मिला कहा, आपका बंगाल की खाड़ी में, और बनाया क्या चीज, विश्व का सबसे बड़ा त्रिभुजाकार डेल्टा। नाम क्या दिए इस डेल्टा का, सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, ओके। अगर आप जैसे कथा सुनता है उस तरह से अगर आप इसे सुन रहे हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। अरुणाचल प्रदेश में से क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, ठीक ना। और पता है आपको कि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग कहते हैं, और असम में से क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र कहते हैं। आइए, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों की में मान्यता जरूरी है, तो अभी कौन बना है, अभी बना है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल का क्या बन गया है, राष्ट्रीय दल। तो एकदम न्यूज चर्चे में है कि 4 राज्यों में अगर बहुमत आ जाए, 4 राज्यों में उसके पास क्या हो, विधायक हो जाए, तो वो क्या करता है, बन जाता है आपका राजनीतिक दल, क्या चीज, राष्ट्रीय दल। अभी वर्तमान में कुल कितने दल हो गए हैं, तो 8 दल हो गए हैं आपके बाद, ठीक ना। तो किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए राज्यों में मान्यता जरूरी है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है। और निर्वाचन आयोग किसमें है, तो भाग 15 में है, किसमें है, भाग 15 में है। आर्टिकल किसमें है, तो 324 से लेकर 29 तक है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज है ना। अभी राजीव कुमार क्या है, राजीव कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, राजीव कुमार जी। राष्ट्रीय लोक दल का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक शपथ, लोकसभा आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में, ठीक ना,
क्या करना है, 6% मतदान लाना होगा, मतलब कुल जो वोट पड़ा उसका 6% लाता है, तभी ये क्या बचता है, जमानत। जमानत बचता है, जमानत। और जमानत जब बच गया उसका, तो क्या हो जाएगा, वो पार्टी। इसके अलावा इसे किसी, आप लोग सुन, जमानत क्या होता है, तो जब चुनाव लड़ना होता है तो कुछ पैसा जमा करना होता है, जैसे 25,000, 2500, 25। अगर जमानत बच गया तो ये रुपया सरकार के द्वारा क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। और अगर जमानत में नहीं बचता है तो ये रुपया सरकार के खाता में जमा कर दिया जाता है, ठीक ना। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों के विधानसभा में कम से कम 4 सीटें जीतनी होती है। चलिए, लोकसभा में 2% सीटें हो और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से हासिल की। ये नहीं, और देखिए अब वर्तमान में कितना है, तो 543 है। इसका आप 2% निकाल लीजिएगा 50, और 50 से भाग दीजिएगा तो लगभग 10 से 11 सीट अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और ये 11 सीट 3 राज्यों में होना चाहिए। ये नहीं कि एक ही राज्य, जैसे कि अपना जेडीयू है, जदयू के पास अभी वर्तमान में कितना सीट है, नीतीश कुमार की पार्टी के पास 16 है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया एक ही राज्य बिहार से जीता है, 3 राज्य से जीतेगा तब ना। वर्तमान में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। चुनाव चिन्ह क्या है, कमल। भारतीय कांग्रेस पार्टी पंजा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हथिया और बाली, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी। ये किसकी पार्टी है, शरद यादव की, शरद पवार की, सॉरी, ठीक है ना। और कहता बहुजन समाज पार्टी हाथी, असम को छोड़कर। असम में क्या है, असम तृणमूल, असम गण परिषद का भी सिंबल क्या है, असम गण परिषद का भी सिंबल हाथी है, असम, इसलिए छोड़ के बोल रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया हथौड़ा एवं सितारा छाप। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस फूल का जोड़ा छाप, और नेशनल पीपुल्स पार्टी पुस्तक छाप, और आम आदमी पार्टी झाड़ू छाप। अभी ये 2000 क्या है 22 में ही बना है, गुजरात चुनाव के बाद। निम्न से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था? पता है आपको कि वर्तमान में पहले सहकारी मंत्री बनाया गया है, सहकारिता मंत्री किसे, तो आपके अमित शाह जी को, अमित शाह जी को। ओके। और आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ था, तो कृषि ऋण के लिए प्रारंभ हुआ था। भारत में पहला सहकारी आंदोलन ब्रिटिश शासन के दौरान कृषि ऋण के साथ प्रारंभ हुआ था। भारत में सहकारी आंदोलन का प्रारंभ चरण 1904 से लेकर 1911 है, और बंगाल में अकाल आया था, और इसी समय क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। वर्ष 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा 1904 में पहला सहकारी ऋण समिति अधिनियम पारित किया गया। सहकारी आंदोलन का दूसरा चरण संशोधन चरण 1912 से 1918 में। इसमें सहकारी समिति अधिनियम 1912 अधिनियमित कर वर्ष 1904 में अधिनियम के 2 से कहता है, निम्बू बजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्बू बजाओ बांध तो नामक बांध सिंधु नदी पर लद्दाख में, कहा सिंधु नदी पर है, कहा है, लद्दाख में। ओके। और कहता है कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में, और ये कोयना किसकी सहायक नदी है, तो कृष्णा की, किसकी। और यही एक बांध ऐसा है जो बांध बन गया कहां, भ्रंश पर बन गया था। कोयना बांध भ्रंश पर बन गया है, इसलिए क्या आया था, कोयना बांध की वजह से भूकंप आ गया था, भूकंप। तब जाके पता चला कि बांध बनाने से भी क्या होता है, भूकंप आ सकता है। जब महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध बना 1920 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, इसका निर्माण 1863 में हुआ था। पेरियार, मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर केरल में स्थित है। यह एक गुरुत्वीय बांध है, इसका जलाशय चारों ओर से क्या है, पेरियार। और यह एक चापाकार बांध भी है। भारत की इडुक्की बांध कैसा बांध है, इडुक्की बांध है, टुक्की आपका चापाकार बांध है, ठीक है। भारत की कुछ नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। पोंग बांध परियोजना ब्यास नदी पर है, क्रियान्वित किया जा रहा है। उकाई परियोजना यह गुजरात में ताप्ती नदी पर है। ताप्ती नदी का उद्गम क्या है, बैतूल की पहाड़ी, मध्य प्रदेश। और बाण सागर सोन नदी पर स्थित है। और रिहिंद परियोजना क्या है, रिहिंद, ये भी सोन की सहायक नदी रिहिंद पर ही स्थित है, कहां, यूपी में। ओके। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है, तो किसी वस्तु की कीमत में, तो देखिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 1-2 ही आता है, तो मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि से है। ओके। जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति अपेक्षा मुद्रा की आपूर्ति अधिक हो जाए,
है तो ये क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का आपूर्ति की अपेक्षा उसकी मांग अधिक होती है तो कीमतें सतत रूप से बढ़ती है। जैसे मान लीजिए सबके जेब में पैसा हो और बाजार में 1-1 किलो आम है तो आम क्या हो जाएगा, 200 रुपया किलो। तो इसी को क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, मतलब पैसा ज्यादा और सामान कम। जब कीमतों के समान स्तर में लगातार वृद्धि होने लगती है तब वह मुद्रास्फीति अवस्था कहलाती है। मुद्रा के मूल्य या क्रय शक्ति का कम होना या कमजोर होना मुद्रा की अवस्था या मुद्रा अपस्फीति कहलाती है। क्या कहलाती है, मुद्रा अपस्फीति। ये कब आता है, जब पैसा नहीं है, सामान है लेकिन खरीदने का किसी के पास, जैसे कोरोना के समय में सामान था लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं था जेब में, ठीक। लेकिन में से कौन सी पार्टी का या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, दलित समाज शोषक मुक्ति मोर्चा। यही क्या है, दलित समाज शोषक मूर्ति मोर्चा नहीं किया गया था। समता सैनिक किया गया था, तो ये आपका सही जवाब है। समता सैनिक किया गया था, स्वतंत्र मजदूर संघ किया गया था, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी किया गया था, और साथ ही साथ क्या, बहिष्कृत भारत पत्रिका आही निकाले थे, तो आही के नीचे होगा। दलित समाज के शोषण मुक्ति मोर्चा मंत्र की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं किया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1920 में दी ऑल इंडिया डिफरेंस क्लास फेडरेशन की क्या की थी, स्थापना की थी। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा निकाला और बहिष्कृत भारत नामक क्या निकाले, पत्रिका भी निकाले। ओके। समाज समता संघ की स्थापना की 1942 में, अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना की और भारतीय रिपब्लिकन पार्टी एवं बौद्ध महासभा की स्थापना किए। और 1956 में जो है इनका क्या हुआ, महापरिनिर्माण हो गया था, क्योंकि ये मरने से पहले बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ओके। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार के तहत। आप स्वतंत्र है, आप संघ बनाइए, बस संघ क्या होना चाहिए, पीएफआई जैसा नहीं होना चाहिए। क्या, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता सभी मौलिक अधिकारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसी को अक्षुण्ण रखने के लिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक, कहां से, 19 से 22 तक व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, जो मौलिक अधिकारों के भाग का क्या है, मेरुदंड है। अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 19 का ये बोलने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 का भी शांतिपूर्वक एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 3, और इसी में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता में ही क्या है, आपका प्रेस का स्वतंत्रता भी शामिल है। ये हो गया इंपॉर्टेंट, आपका याद रखिएगा। और 6 प्रकार की स्वतंत्रता का बात है, कितने प्रकार का, 6 प्रकार की स्वतंत्रता और 4 प्रकार का न्याय प्रस्तावना में। तो पूछा जाता है कितने प्रकार का, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, तो 3 प्रकार का ही न्याय है, सॉरी। चलिए, अनुच्छेद डी में क्या है, तो डी में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ई में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता। तो इस जम्मू कश्मीर इसमें नहीं था, अभी भी जम्मू कश्मीर में स्पेशल एक्ट के तहत है। 19 के जी में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट, मूल संविधान में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें आपका 19 के में क्या था, संपत्ति का भी अधिकार था, कि आपका जो संपत्ति है वो आपका है, उसको कोई छीन नहीं सकता। लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया, इसे मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा इसे निकाल दिया गया, कहां से, आपका मूल अधिकार से, और वर्तमान में यहाँ कहां डाल दिया गया, 300 के क में डाल दिया, और अब ये क्या हो गया, विधिक अधिकार हो गया, ठीक ना। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन सल्फर डाइऑक्साइड के वजह से ओजोन की परत पतली हो रही है, चादर क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रहा है। चैपमैन चक्र आप लोग पढ़े होंगे, चैपमैन यही सबसे पहले ओजोन के क्षरण के बारे में बताए थे। तो ओजोन परत में छिद्र होना, ओके। समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना, यही क्या है, ओजोन छेद का तात्पर्य है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। ओजोन छेद का तात्पर्य ओजोन परत का अपक्षय होना है। समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ओजोन परत सूर्य के पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, अवशोषित करती है, ताकि हम लोग कैंसर उनसर से बचल रहते हैं। इन किरणों का आंखों रोग और त्वचा कैंसर होने का खतरा रहता है। कृषि एवं जलवायु पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। ओजोन परत से सूर्य की पराबैंगनी किरणों को 70 से 90% तक छन जाती है। ओजोन परत में छिद्र सर्वप्रथम फेयरमैन द्वारा 1973 में अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया था, जहां सितंबर में देखा गया, इसीलिए 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है, ओजोन दिवस। याद रखिएगा, 16 सितंबर ओजोन दिवस। ओजोन परत में छिद्र होने का मुख्य प्रमुख कारक फ्लोरीन है। इसकी उत्पत्ति क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC
हेलोजन्स व इनसे संबंधित कुछ अन्य पदार्थ कार्बन टेट्राक्लोरीन व मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे रसायनों से होती है। ओजोन में बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन क्या किया गया, आयोजित किया गया। ओके, आइए आगे देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो ये सभी क्या है, आपका कूट है और क्या है, बाघ आरक्षित क्षेत्र। तो सबसे पहले इंद्रावती है, तो इंद्रावती कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अब आज आपको हम लोग कराए थे दुर्गावती, तो दुर्गावती कहाँ था, मध्य प्रदेश में। पेरियार कहाँ है, तो पेरियार, मुल्ला पेरियार एकदम जानिए रहे होंगे कि केरल में होगा। सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में। और बांदीपुर कहाँ है, कर्नाटका में। तो पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल के उडुक्की स्थित है। इसका बाघ और हाथी संरक्षित क्षेत्र है। इंद्रावती उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में बीजापुर। और वर्तमान में कुल कितने हैं बाघ संरक्षित क्षेत्र, वर्तमान में कुल कितने हैं, तो वर्तमान में है कुल 53। रामधारी विश्व, ये सब क्या है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के ओडिशा राज्य में मयूरभंज जिले में है। मयूरभंज से ही क्या निकलता है, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1954 ईस्वी में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था, जिसमें सूक्ष्म पर्णपाती वन है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिसका नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि यहां से कौन सी नदी बहती है, रामगंगा। इसी का पहला नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, हेली। तो बाद में हेली से जिम कॉर्बेट हुआ और जिम कॉर्बेट से अब हो गया है रामगंगा। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में। तो सबसे बड़ा कौन है, इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केमिल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये है आपका मणिपुर में। कहाँ है, केवल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में है। और इसमें कौन सी घास पाई जाती है, तो फुंडी घास पाई जाती है। और यहाँ कौन सा हिरन पाया जाता है, संगुल हिरन। बताइए, और कितना मस्त जगह है। रात में सुतिएगा किसी के साथ, मतलब आपका पड़ोसी कोई रहेगा, और सुबह जगिएगा तो कोई और पड़ोसी हो जाएगा, गलत ना सोचिएगा। भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व है, 53। भारत में 14 बाघ अभ्यारण्यों को वैश्विक संरक्षक मानकों में जुलाई 2021 में शामिल किया गया है। बिहार में भी एगो है, सब लोग जानते हो ना, बिहार वाला हो, क्या नाम है उसका, बिहार वाला का नाम है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। ओके, कौन सा स्वतंत्र तरल पदार्थों को विशिष्ट गुरुत्व को मापता है, तो विशिष्ट गुरुत्व को कौन मानता है, हाइड्रोमीटर। और आर्द्रता को कौन मापेगा, हाइग्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर के द्वारा किसी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है, इससे द्रवों का विशिष्ट गुरुत्व निकाला जाता है। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है। और हिप्सोमीटर द्वारा समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात किया जाता है। और समुद्र तल पर दाब किसके द्वारा था, बैरोमीटर के द्वारा। और ग्रेविमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है, इसके द्वारा पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का ज्ञात किया जाता है। अब पता है किसी के तहत क्या होता है, आपका आपातकाल लगता है जब रिस उस जाता है समुद्र में पानी। आइए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करते हैं। रेलवे उपकरण कहाँ बनाया जाता है, आपको मोटर वाहन या पोत निर्माण। तो पोत निर्माण कहाँ होता है, कोची में। साइकिल कहाँ होता है, लुधियाना में। मोटर वाहन कहाँ होगा साथियों, तो मोटर वाहन होगा आपका, तो इस तरह से पहले दो को मिला लिए हैं, तो देख लेते हैं। साइकिल का 2, तो 4 का 2 किस में है, 4 का 2 इसमें है और एगो इसमें है। ये दोनों हो सकता है, तो ये दोनों तो हम लोग काट देते हैं। ऐसे करके ही आप लोग को भी अप्रोच करना है एग्जाम में, ताकि एकदम सही हो। आप देखिए 3 का क्या है, तो 3 का 1, तो 3 का 1 इसमें नहीं है, इसमें है, तो आपका सही जवाब ही है। सही जवाब हम 2 को से ही निकाल लिए। अब देखिए बी का 4 है, मोटर वाहन कहाँ, जबलपुर। और रेलवे उपकरण कहाँ, भिलाई। ओके, तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं एग्जाम में। सारा ऑप्शन आया, आपको जरूरी नहीं है छटनी करना। तो रेलवे उपकरण भिलाई, ओके, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची और साइकिल लुधियाना। पोत निर्माण स्थल कोची, कोची इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से भी जाना जाता है। बेम्बेनाड कायल के मुहाने पर स्थित कोची पतन एक क्या है, प्राकृतिक पतन है। इसे पूरब का बेसिन कहा जाने वाला एक यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट पे, क्योंकि ये जो जिस तट पे है, जैसे मान लीजिए ये तट है, इस केरल का तट को क्या कहते हैं, मालाबार। और इधर क्या कहते हैं, कोरोमंडल। क्या कहते हैं, कोरो मंडल। मालाबार तट पर बेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित की गई है। भिलाई शहर छत्तीसगढ़ में। और भलाई कौन किया था, तो भलाई शहर में क्या है, आपका ऊर्जा संयंत्र भी है, जो रूस के मदद से आया था। रूस अपना दोस्त है तो वही दिया था। 1955 में दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित की गई थी इस्पात संयंत्र।
यह रेल की पटरियों और भारी इस्पात प्लेटों का निर्माण करता है। जबलपुर मध्य प्रदेश राज्य का एक शहर है। यहाँ मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय भोपाल में नहीं है, कहाँ है? जबलपुर में है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है वर्तमान में। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना लुधियाना पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित एक शहर है। देश में सबसे ज्यादा साइकिल हीरो और एटलस सब वही बनता था। लुधियाना का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र। पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। तो उसे किस में परिवर्तित करेगा? प्रोटीन में। लेकिन ये गलत क्वेश्चन, गलत है। बिहार दरोगा में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक दो गलत है। पौधे मिट्टी में घुले नाइट्रेट को तो ले सकता है, लेकिन वायुमंडल के नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। अच्छा, पौधे जमीन में है नाइट्रेट, तब तो सही है। अगर वायुमंडल के नाइट्रोजन को रहता तब एक जीव आता, वो क्या होता? राइजोबियम। पौधे पेड़ पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन नाइट्रेस के रूप में ग्रहण करते तथा प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं। ओके, कहता है नाइट्रोजन थोड़ी मात्रा में, नाइट्रोजन क्या है साथियों? तो थोड़ी मात्रा में ही नाइट्रोजन थोड़ी मात्रा में नाइट्रेट के रूप में पाई जाती है। जंतुओं तथा वनस्पतियों में प्रोटीन एक रूप में पाई जाती है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक है, कितना? 78%। नाइट्रोजन संयुक्त अवस्था में या सोडा, अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया आदि में पाया जाता है। यूरिया NH2CO NH2 यह एक कार्बनिक यौगिक है। ओके, यह स्तनपायी एवं सरीसृप प्राणियों के मूत्र में पाया जाता है। इसका उपयोग कृषि में नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अमोनिया एक तीव्र गंध वाली क्या है? रंगहीन गैस है और यह हवा से हल्की होती है। इसका आणविक सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। क्या होता है साथियों? NH3। हवा में परागन को कहते हैं, हवा में परागन को क्या कहेंगे? वायु परागन। हवा में परागन को वायु परागन कहेंगे। और द्विलिंगी पौधा जो होता है उसमें क्या होता है? स्वपरागन। और कीट के द्वारा जो परागन होता है उसे क्या कहते हैं? कीट परागन कहते हैं। और पक्षी के द्वारा जो परागन होता है उसे पक्षी परागन। तो पौधे के द्वारा हवा द्वारा परागन को वायु परागन कहते हैं। पौधे में प्रजनन अंग मुक्त पुष्प होता है और स्त्री केसर और पुंकेश्वर भी होता है, पता ही होगा आपका। प्रत्येक पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग पाए जाते हैं, बाह्यपुंज, दलपुंज, पुमांग और जयांग। पुरुष में पुमांग, पुष्प में पुमांग और जयांग प्रजनन क्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें आवश्यक अंग कहते हैं। इसे ही जनन अंग कहा जाता है। पुमांग पुरुष का क्या है? नर युग्मक है। मेल युग्मक है तो मेल हमेशा ऐसे रहे, जैसे ऐसे आपका फूल है, ये ऊपर रहता है ऐसे, और ऊपर ऐसे है, ये झरा और नीचे गिरा, और नीचे में आपका क्या रहता है? तो नीचे में आपका मादा युग्मक जयांग का रहता है और क्रियाएं हो जाती है, जायगोट का निर्माण हो जाता है। ओके, चलिए। परागन दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। ये जब एक ही पुष्प के परागन उसी पुष्प के बढ़ती काग्र पर, उसी पौधे में स्थित किसी अन्य पुष्प के बढ़ती काग्र पर पहुंचता है, जिसे स्वपरागन कहते हैं। परापरागन जब एक पुष्प के परागन उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के साथ होता है। वायु परागन, वायु द्वारा परागन। कीट परागन, कीट द्वारा परागन। जल परागन, जल द्वारा परागन। जंतु परागन, जंतु परागन। पक्षी परागन, पक्षी परागन। ये तो सब जानते हैं आप। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है जिसके द्वारा प्रारंभ किया गया। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया साथियों? दिल्ली पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली पुलिस ने अगस्त 2000। तो ये करंट का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य, तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ होता है साथियों? ईरान में। ओके, और भारत में एक ही जगह होता है, जगह का नाम क्या है? जम्मू एंड कश्मीर। और क्या, ठीक ना? और विश्व का सर्वाधिक केसर का उत्पादन ईरान में, और केसर विश्व में सबसे कीमती पौधा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रोकस सेटाइवस है। क्या है? क्रोकस सेटाइवस। उसका उपयोग मक्खन आदि खाद्य पदार्थों में वर्ण एवं स्वाद के लिए किया जाता है। कश्मीरी केसर का GI टैग प्राप्त हुआ है। GI क्या है? भौगोलिक संकेत है। कितने साल के लिए दिया जाता है? 10 साल के लिए। सबसे पहले किसको मिला था? तो दार्जिलिंग के चाय को, ठीक है ना? दार्जिलिंग कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ठीक। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का जो है निस्यंदन। निस्यंदन क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को उबालिएगा तो सूक्ष्म जीव मर जाएगा, क्लोरीनीकरण कीजिएगा तो मर जाएगा, पराबैंगनिक किरण भी कीजिएगा तो सूक्ष्म जीव मर जाएगा। लेकिन निस्पंदन में सूक्ष्म जीव नहीं मरेगा। निस्पंदन प्रक्रिया द्वारा जल में मौजूद सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं किया जाता। जल शुद्ध करने की प्रमुख विद्या है RO सिस्टम। आप लोग घर में लगाते होंगे RO। RO का मतलब क्या होता है? इसके द्वारा साफ पानी में बैक्टीरिया होने का आशंका बहुत कम होती है। यह पेप जल को साफ करने का उच्च स्तरीय है। यह गंदगी, धूल, बैक्टीरिया आदि के पानी में मुक्त कर शुद्ध बनाता है। यूवी रेडिएशन, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रा वायलेट रे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
इसमें पानी में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया के डीएनए अवस्थित हो जाते हैं और साथ ही हानिकारक बैक्टीरिया भी क्या होता है, मर जाता है। ओके, आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है, इसमें एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा और ऊर्जा को पुनः, चलिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखा क्या है? पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ओके, और भूमध्य रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो आगे पढ़ेंगे। मैक्सिको उत्तर अमेरिका में स्थित है, यह एक देश है जहां भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, तो ये जवाब क्या है? मैक्सिको है। 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। किस मास से 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती है? लंबवत चमकती है, 90 डिग्री के कोण पे। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, देखिए एकदम इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, ये सभी कहाँ है आपका? ये तीनों आपका है, ये तीनों है आपका साउथ अमेरिका में। ओके, उसके बाद कांगो, गेबोन। आपको पता है साथियों कि गेबोन में क्या है? गेबोन में मेल मेल जो है वह क्या करता है? वैश्यावृत्ति करता है, मेल वैश्यावृत्ति है। कोई भी आदमी है जो कि चाहते हैं जिगोलो गोलो बनना, तो गबोन जा सकते हैं, ठीक है ना। कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया तथा किराबाती। ये देखिए सोमालिया तक ये कहाँ है आपका? तो ये सभी एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ कहाँ है आपका? अफ्रीका में, और मालदीव, इंडोनेशिया तथा किरेबाती तीन कहाँ है आपका? एशिया में। तो कितना हो गया? तीन, आठ, तीन तीन छः, 814। तो कितने देशों से होकर गुजरता है? 14 देशों से होकर गुजरता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती है। भूमध्य रेखा पर अफ्रीका के देश है सोमालिया, केनिया, साओ टोमो एंड पैसिफिक, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, गेबोन और युगांडा। भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश है ब्राजील और कोलंबिया, साढ़े 23 डिग्री। उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी अमेरिका का देश हवाई द्वीप मैक्सिको में है। अफ्रीका महादेश का देश मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा एवं मोरिटानिया आदि है। और ये सभी में क्या है? तो सहारा मरुस्थल है। ठीक, एशिया महादेश देश में ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात आदि, इस सब से क्या होता है? कर्क रेखा गुजरता है। और मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 10 राज्यों से होकर गुजरता है। अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राजील, ये तीनों कहाँ है आपका? ये तीनों है आपका साउथ अमेरिका में। नामीबिया, बोस्टवाना में क्या है आपका? कालाहारी मरुस्थल। ओके, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया। ओके, सूर्य कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर लंबत रहता है। कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को लंबत रहता है, और उस दिन हम लोग भारत में क्या मनाते हैं? योग दिवस। क्या मनाते हैं? क्योंकि दिन सबसे बड़ा होता है, और 22 दिसंबर को लंबत कहाँ रहता है? तो अभी दक्षिणी गोलार्ध में। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई? जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। तो कब हुई थी चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना? विश्व के इतिहास का पहला परमाणु हादसा, अच्छा ये परमाणु हादसा मतलब परमाणु बमे वाला है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के जापान पर शहर में 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा दिया था। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, पता होगा आपको। और परमाणु बम में प्रायः यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया जाता है। प्रथम परमाणु बम का प्रयोग कौन किया था? रॉबर्ट ओपेनहीमर ने 1945 में बनाया था, अमेरिका का साइंटिस्ट था। हाइड्रोजन बम या नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, और इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। और हाइड्रोजन बम किस पर होता है? नाभिकीय संलयन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। ओके, हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम D2 के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होती है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को कहाँ हुआ था? पोखरण, राजस्थान में, लेकिन असफल। इसका कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 से 13 मई 1998 हुआ, जिस पर मूवी भी बन चुका है। परमाणु जॉन अब्राहम उसमें क्या किए? साइंटिस्ट का रोल किए हैं। तो क्या इसमें यूरेनियम से लेकर टाइटेनियम, ड्यूटेरियम तक का उपयोग होता है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर, महाराष्ट्र में, संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा पार्क को 1956 में स्थापित किया गया था। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा होता है।
और तारों पर भी, सूर्य भी क्या है, एक तारा ही है, तो इसलिए आप लोग याद रखिए हाइड्रोजन के समस्थानिक का संलयन होकर हीलियम नाभिक में बदलना क्या कहलाता है, नाभिकीय संलयन। हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे का हस्तांतरण करते थे जब हम लोग पुराने जमाने में बैंक के माध्यम से, तो हमें क्या करना पड़ता था, शुल्क देना पड़ता था। हस्तांतरण मूल्य कराधान और लेखांकन का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेन देन की कीमत, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा की जाती है? तो किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में मुख्य प्रकार 4 प्रकार के सिंचाई के साधन है। आइए चारों प्रकार देख लेते हैं। यहाँ होता 5-6 अगस्त भला ही मार लीजिए। तालाब द्वारा, नहरों द्वारा, ट्यूबवेल द्वारा। ओके, तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन नहर है, जिसमें कुल सिंचित भूमि का 40% सिंचाई होता है। और इसके द्वारा सिंचाई कहाँ होता है? असम में, पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। सिंचाई का द्वितीय साधन है कुआं। इसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 37.8% भाग पर सिंचाई होती है। सिंचाई का तृतीय साधन है तालाब, जिसके द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का 14.5% का होता है। ओके, और दक्षिण भारतीय राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं ओडिशा में तालाबों के द्वारा सिंचाई होती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? तमिलनाडु में। ये इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक तालाब से सिंचाई कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में। सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूपों का आता है। इसके कुल सिंचाई में 7.7% का योगदान है। ओके, इसके राज्य में गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान है। बिहार में सिंचाई के साधन सभी है, नहर, नलकूप, तालाब एवं कुआं चारों है। बिहार में नहरों से कुल सिंचाई 27.4%, नलकूपों दो। तो बिहार में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा होता है? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया जाए कि प्रतिशत में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों के द्वारा करने वाला राज्य, तो हमारा बिहार क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तालाब के द्वारा 11.4, और ये भी कहाँ होता है? दरभंगा क्षेत्र में होता है। माख मखान का क्षेत्र जो है मिथिला, उधर ही क्या होता है? तालाबों के द्वारा होता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई कुआं के द्वारा होता है। कुआं सबसे ज्यादा किसके द्वारा? कुआं, फिर नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब। राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआं एवं नलकूप है। इसमें सिंचाई, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जो है पाली भाषा में करते थे। और ये जो संस्कृत प्राकृत भाषा है, ये भी था किसका? जैन का। और संस्कृत क्या है? तो वैदिक साहित्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। ओके, गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। प्रकृत भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में अनेक अनेक प्रादेशिक भाषाओं में विकसित हुए। उनका सामान्य नाम क्या है? प्राकृत है। इन भाषाओं जो साहित्य रचे गए उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। पाली या प्राचीन भारतीय उत्तर भारत में लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश, नेपाल में भी बोला जाता है। और बौद्ध साहित्य त्रिपिटक भी क्या है? इसी भाषा में किया गया था। संस्कृत या भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा, या हिंद आर्य भाषा आधुनिक भारतीय भाषाओं इसी से क्या है? उत्पन्न हुआ है। मगही, यह भारत के अभी भी मगही बोला जाता है। क्या की हो चाचा, देख रहा लो? हाँ, क्या है? तो इस जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली से। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो सब जानता है, 1 दिसंबर को। एड्स किसके द्वारा होता है? तो HIV वायरस के द्वारा होता है। ओके, 4 तरीका से फैलता है। 1 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को भारतीय युवा दिवस, विवेकानंद के जन्म जयंती पर। 15 जनवरी को थल सेना दिवस। उसके बाद क्या? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। CV रमन के द्वारा क्या किया गया था इसी दिन? सॉरी, इसी दिन किसके द्वारा? हाँ, CV रमन के द्वारा ही रमन प्रभाव का खोज किया गया था, इसीलिए इस दिन को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस के रूप में। और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र के जन्म जयंती पर। और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। फिर से इस दिवस मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में लोगों में जानकारी और जागरूकता बढ़ाना। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को विश्व स्तर पर मनाने का शुरुआत WHO के द्वारा कब किया गया था? 1988 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय का या के विभाग है? तो रक्षा मंत्रालय के विभाग है साथियों आपका रक्षा वित्त विभाग। विभाग A, B और C तीनों है, D नहीं है। रक्षा वित्त लेना होगा तो वित्त विभाग के पास ही जाना होगा। ओके, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न पर विभाग आते हैं: रक्षा विभाग, रक्षा उत्पाद विभाग, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग,
सैन्य कार्य विभाग इत्यादि से मिलकर बनता है। रक्षा विभाग अभी रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह। ओके। तीन सेनाओं का विभिन्न अंतर होते हैं, संबंधित कार्य करते हैं। यह विभाग रक्षा बजट, स्थापना संबंधी मामले और रक्षा उत्पाद विभाग भी इसी के पास होता है। रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण भी इसी के पास होता है। और वन पेंशन वन योजना इसी के तहत न है। इनमें से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र, डिप्लोमेटिक स्टेशन बनाया जा रहा है? ये सब पुराना क्वेश्चन हो गया है। चेन्नई में। करंट फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया? तो आप लोग जान लीजिएगा कि फुटबॉलर का पुरस्कार पूछा जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार सम्मानित किया अश्वनी कुमार, अश्विन जी, धर्मवीर सिंह हॉकी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1912 में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 1916 के काल में बंगाल विभाजन रद्द की घोषणा की। लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और 16 अक्टूबर को हो गया था और इसी दिन राखी दिवस मनाया गया था और शोक दिवस भी मनाया गया था। ठीक ना? बंगाल विभाजन का शोक दिवस तो दिया हुआ ही, राखी दिवस बता दिए, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर इसी दिन बंगाली भाइयों ने एक दूसरे को क्या बांधा था? राखी बांधा था। ओके। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार आयोजित किया गया था और इसी राज दरबार पर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर कौन? रास बिहारी बोस बम मारते हैं और बम में क्या होता है? हाथी सवार तो मर जाता है, लॉर्ड हार्डिंगर को कुछ नहीं होता, बेचारा भागते हैं सिंगापुर में जाके, फिर क्या बनाते हैं? इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं और बाद में सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर करते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की। इस समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से कहां स्थानांतरित की गई? दिल्ली। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। और बिहार भी इसी के द्वारा अलग हुआ था, बिहार प्लस उड़ीसा 1912 में ही। ठीक है, 1 अप्रैल को लॉर्ड सॉरी 22 मार्च को हुआ था अलग और फिर 1 अप्रैल को उड़ीसा से बिहार अलग। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21 ईस्वी तक भारत के वायसराय पद पर रहे थे। 1916 में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन के साथ साथ हुए थे। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है और अध्यक्षता कौन किए थे? आरसी मजूमदार, यानी कि एसी चला था। ठीक है ना? बंगाल बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी और पूरा देश में कौन थी? एनी बेसेंट। और महाराष्ट्र में कौन था आपका? तो बाल गंगाधर तिलक, लेकिन बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में मुंबई को छोड़कर था। ठीक। कहता है रोलैक्ट एक्ट 1919 में, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा 1917 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। लॉर्ड मिंटो 1919 से 1905 से लेकर 1910 तक था और यही कौन दिया था? द्वैध शासन, सॉरी द्वैध मतदान की शैली कौन दिया था? लॉर्ड मिंटो दिया था। स्वदेशी आंदोलन, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था, किसके समय में? लॉर्ड मिंटो के समय में। 1906 में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, लॉर्ड मिंटो। और लॉर्ड मिंटो जो है ना, तो इसको जो मार्ले है सचिव था, तो वहां से फोन करके बोला, अरे भाई, बोला हाँ, बोला जो भेज रहियो नहीं, जो भेज रहियो नहीं वोट के अधिकार मुस्लिम के लिए अलग पृथक निर्वाचन प्रणाली, ई जे छो यह छियो विष के दांत, एकरा बढ़िया से बोई दही भारत में तक की होतो भारत के 2 टुकड़ा पक्का। और इसी को गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने इसे भारत का सर्वनाश करने वाला बताया था। किसको? मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम को गांधी जी ने। ओके, याद रखिएगा दरोगा भाई सब। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम है स्प्राइट। ये सब पुराना करंट हो गया है। ओके, ये सब याद रखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या छोड़ा था? तो आर्यभट्ट, भारत का पहला उपग्रह 19 अप्रैल 1975 को पहला कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था, जो रूस की मदद से छोड़ा गया था। फिर 1921 में प्रकाश पुतिन यान के द्वारा भास्कर छोड़ा गया और इनसैट एक जो है पहला मौसम वैज्ञानिक उपग्रह था। क्या था? मौसम वैज्ञानिक। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? ये तो सब जानते हैं, दादा भाई नेहरू जी ने। और कितना रुपया बताया था? तो 20 रुपया। ठीक है, देख लीजिए।
भारत में पहली बार 1967-68 में दादा भाई नेहरू जी ने वार्षिक आय का आकलन किया, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का अनुमान लगाया। कितना? बोला मात्र 20 रुपीज। ओके। और ड्रेन वेल्थ ऑफ थ्योरी भी यही दिए थे कि भारत से क्या कर रहा है, रुपया लूट लूट कर इंग्लैंड ले जा रहा है। दादा भाई नेहरू जी अपनी पुस्तक भी लिखे थे, प्रोबेटी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1987 में। धन निष्कासन के सिद्धांत को भी बताया था, देश में सभी दुखी कारण बन गए। चलिए आगे। कहता है एनी बेसेंट आध्यात्मिक सोफिकल सोसाइटी महिला महिला अधिकार की समर्थक और लेखिका, वक्ता एवं भारतीय प्रेमी महिला थी। 1917 में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता की थी और क्या बनी थी? पहली महिला बनी थी जो क्या की थी? अध्यक्षता। पहली। ओके। फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वर्ष 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन का अधिवेशन। फ्रंटियर गांधी किसे कहते थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को, क्योंकि जो काम भारत में गांधी जी करते थे वही काम पाकिस्तान में कौन करता था? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता था। प्रमुख व्यक्तियों के नाम इस प्रकार है। भगत सिंह को क्या कहते? शहीद आजम। वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। और सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारदोली की महिलाओं ने। ओके। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, और ये किसने कहा था? तो अपना गांधी जी टाइटल देने और लेने में आगे रहते थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी लाला जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ओके। उसके बाद सरोजिनी नायडू भारत को किला नाइट्रेंगल ऑफ इंडिया। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और राजा शत्रु किसने कहा था? गांधी। गांधी जी ने कहे थे कि राजेंद्र प्रसाद का कोई शत्रु नहीं है। चित्तरंजन दास को देश बंधु। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? तो महिलाओं ने दी थी, सॉरी महाराष्ट्र के लोगों ने दी थी। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। वर्ष 1984 में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे और अभी तक वही है। उनका कार्यकाल 1984 से 1989 तक था। लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 51 में थे। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्र संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे। लेकिन वैसे कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति देता है? तो पहले क्या था, जो आपातकाल आ गया था तो उसमें राष्ट्रपति को सीधा प्रधानमंत्री लिख के भेजा और आपातकाल लगा दी। बीबी गिरी था राष्ट्रपति और नहीं, रकुलुद्दीन अली अहमद था। इंदिरा गांधी ने दिया, वो दस्तखत कर दिए तो बोला नहीं, अब मंत्रिमंडल का लिखित सिग्नेचर जब कैबिनेट के प्रस्ताव पर जाएगा तभी राष्ट्रपति दस्तखत करेगा और एक बार लौटा भी सकता है। ये 44वां संविधान संशोधन द्वारा, और वहीं पर एकमात्र बार क्या है, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में किया गया है। दिस फैक्ट्स ओनली एक्सप्लेन बाय सर्वेश कुमार, योर ब्रदर, and only this channel Sarvesh Classes KGG. So please like the video, subscribe the channel and press the bell icon to the notification of new video. आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, वापस भेज सकते हैं। चलिए भेज सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए बाध्य होंगे। 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता के सरकार ने यह घोषणा की थी। उस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का आधार पर आंतरिक अशांति का आधार को हटाकर क्या कर दिया गया था? सशस्त्र विद्रोह। मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके 300 में डाल दिया गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्याध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका निपटारा ऐसे पदाधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा जिसे संसदीय कानून द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 40वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में कुल अधिनियम शामिल किए गए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसको क्या कहा जाता है? मिनी लघु संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु संविधान। इसके द्वारा किए गए प्रमुख संशोधन थे संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता को जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया।
क्या चीज? तो समान एवं न्याय शुल्क विधि का विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के क में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार, ये सब इंपॉर्टेंट है। उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों और अनुच्छेद 43 के क, पर्यावरण की रक्षा के लिए 48 का क, और 48 में क्या है आपका? गौवध निषेध है, ठीक है। एक नए अध्याय भाग 4 में अनुच्छेद 51 में जोड़कर नागरिकों को 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 74 में व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या है? बाध्य होगा। और विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष। इंदिरा गांधी कर दी थी, तो फिर क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा घटाकर 5 वर्ष किया गया। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे कूट के उत्तर का मिलान कीजिए। आइए, मौलिक अधिकार कहां से लिया गया था? तो अमेरिका के संविधान से। ओके, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, संसदीय सरकार जो है आपका ब्रिटिश संविधान से, और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से लिया गया है। यहाँ जो संविधान की जो सरोस है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। आइए, मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश से, ये सब बता दिए, ली गई। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके तहत? आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत। ये भी कहां से? आपका ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया। गणतंत्र, स्वतंत्र और समानता, ये फ्रांस के क्रांति से, क्योंकि सब फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी, और इसी में बंधुत्व भाईचारा का नारा दिया गया था। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श रूस के संविधान से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी के संविधान से। ओके, उसके बाद संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई थी, और राज्यसभा के सदस्यों का कार्य दक्षिण अफ्रीका के संविधान में निर्वाचन। और एक क्वेश्चन आया था, राज्यसभा में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका से। ओके, लेकिन राज्यसभा सदस्य का मनोनयन कहां से? आयरलैंड से। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो वर्तमान में तो किसको? मुर्मू को किया गया है, लेकिन राजीव महर्षि भारत के 13वें 1917 का बात है। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है। ओके, और 8 अगस्त 2020 से कार्य कर रहे हैं, और आर्टिकल 148 में होता है, और एक बार अगर रिटायर कर गए, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। उसके बाद ये किसी भी पोस्ट पर, भारत सरकार के कोई भी पोस्ट को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, और 6 वर्ष और 65 वर्ष तक का होता है सर। और ये क्या है? तो जो प्रकलन समिति है, उनको इसका क्या कहा जाता है? प्रहरी कहा जाता है, जुर्मा भर। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। और सर क्रीक क्या है? तो गुजरात के पास एक पतली सी रेखा है, दलदल क्षेत्र है। ओके, आइए, सर क्रीक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच गुजरात में सीमा पर स्थित है। यह विवाद कच्छ के रण में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। ओके, सर क्रीक या पानी के कटाव के कारण बना है, वहां ज्वार भाटे के कारण यह तय नहीं हो पाता है कि कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना बाहर। वर्तमान में इस नाले के नाम सर क्रीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेजों में इसे सर क्रीक कहा गया है। इसका कारण यह बताया गया कि इससे पहले नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रीक पड़ा। क्रीक मामले का विवाद 1960 के दशक से शुरू हुआ था। भारत पाकिस्तान के बीच क्या है? अध्यारोपित सीमा रेखा है, क्योंकि पता ही आपको कि बाद में सर रेड क्लिफ के द्वारा खींचा गया था, इसलिए इस रेखा का दूसरा नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। अभी क्या है? तो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। ओके, पाकिस्तान के बीच निर्धारित है यह सीमा भारत अफगानिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर क्या है? लंबी है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ 2670 किलोमीटर की सीमा बनाती है, और भारत भी बनाता था कितना? 108 किलोमीटर का। लेकिन अभी क्या है? ये भाग जो है पाकिस्तान के कब्जा में, हम एक दिन उससे जरूर लेंगे। सचिव सर मोर्टियर डूरांड और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता द्वारा किया गया था। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डूरांड रेखा है, जिसका लंबाई कितना? 106 किलो, हम 108 बता दिए थे। लद्दाख में भारत चीन के बीच 3438 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। निर्धारण कब हुआ था? 1914 में हुआ था, मैकमोहन के द्वारा। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, स्थलीय रूप से 4096 किलोमीटर। यह भारत के किन राज्यों से सीमा बनाती है? तो पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से। ऐसे देखिए, आप पता है, तो इस तरह से क्या है, अपन सभी से इधर बनाता, और इधर एगो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा और करना है। सीमा साझा करने वाला देश क्या है?
और बांग्लादेश सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश क्या है? अफगानिस्तान। और इसका ट्रिक भी हम बता ही चुके हैं आपको, बचपन में भी ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। ओके। और अफगानिस्तान। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये फ्रांस लिया है। ये क्वेश्चन अभी भी आ सकता है। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रखरखाव के लिए जारी किया गया है? सड़क। कौन सा मोबाइल ऐप है? तो ये आरंभ है, सॉरी क्या है? आरंभ है। ओके। मोबाइल ऐप शुभारंभ किया गया है। और पंचायत। भारत में किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो पश्चिम बंगाल को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये अभी भी इंपॉर्टेंट ही है। वर्तमान में भारत का स्थान इसमें कितना आया है? 107वां आया है विश्व ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। वैश्विक भूख सूचकांक या ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक ऐसा उपकरण है जिससे विश्व स्तर पर और देश के आधार पर भूख को मापता है। जीएचआई को वार्षिक गणना की जाती है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 का जारी करता संस्था कौन है? कर्सन वर्ल्ड है। कौन है? कर्सन वर्ल्ड है। वाइडन और जर्मन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट हंगर हिप्पा है। और वर्तमान में भारत का स्थान 107वां है। और सम्मिलित देश कितने? 121। और पहला स्थान किसका है? तो बेलारूस का है। ठीक है। नांगल। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। नांगल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यहाँ मुख्यतः यूरिया का उत्पादन। तांबा धातु का एक कॉपर पाइराइट है जिसका सूत्र क्या होता है? CuFeS2 कैल्कोसाइट। CuS से धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि। इस राजस्थान में खेतरी एवं सिधना में खान तथा मध्य प्रदेश में तोरेगांव में मालजलन खंड से प्राप्त होता है। तेल परिशोधन संयंत्र। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में तेल परिशोधन 17 तेल कारखाना है। सबसे बड़ा कहाँ है? तो मथुरा में है। ओके। और सबसे पुराना वाला तो आपको करा ही दिए हैं, महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाला शैलों में क्या है प्राप्त? बंबई हाई से टर्सरी। किस चट्टान में मिलता है पेट्रोलियम? तो भारत में यह टर्सरी युग की संरचनाओं में मिलता है, याद रखिएगा, टर्सरी युग। ठीक। भारत में खनिज तेल के वितरण के क्षेत्र ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। उर्वरक उद्योग। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रहा है, इसलिए यहाँ कृषि उत्पादों की मांग बढ़ रही है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है और उपभोक्ता भी। भारत के प्रमुख उर्वरक संयंत्र उत्पादन इकाई है तलचर उड़ीसा, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़, सिंदरी जमशेदपुर झारखंड, सिंदरी बिहार। पेनिसिलिया उद्योग या पेनिसिलियन उद्योग जो है यह एंटीबायोटिक है। इसका खोज पेनिसिलियन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ओके। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अभी क्या है? केरल में हो गया। उस समय कहाँ था? 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, हाँ केरल नहीं दिया हुआ है, तब तमिलनाडु ही होगा ना। चलिए ठीक है। प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। देख लीजिए, आपका केरल में 1084 है सबसे ज्यादा, लेकिन ऑप्शन में केरल नहीं था, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है 1996 तमिलनाडु क्या हुआ? सही हुआ। ओके। और बिहार में क्या है? 918 है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है? हरियाणा में था। अब नया गिनती होगा तो पता चलेगा। 879 था हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में 889, सिक्किम में 895, पंजाब में 895। और यहाँ पर क्या चीज इतना? चलिए, अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य निम्न है। कहता है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? तो लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट कहाँ हुआ है? इंडोनेशिया में। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ। विश्व के प्रमुख मल मेगाते योलोना पार्क कहाँ है? लूसी इंडोनेशिया, ईरान, मरकाना पाकिस्तान में और बाकू अजरबैजान में है। बाकू में ही क्या हुआ था? धमाका। ज्वालामुखी एक दरार अथवा निष्कास है। आपको पता है एक ज्वालामुखी ऐसे निकलता है, इसको क्रेटर कहते हैं। ठीक। ज्वालामुखी के प्रकार सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी जिसके मुख हमेशा धुएं
निकलता रहता है, उसे क्या कहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे कुलय मोना लोबा हवाई द्वीप पर स्थित है, कहाँ, अमेरिका में। कटोपैक्सी इक्वाडोर में सबसे ऊंचा, ऊंचा, ये बड़ा, याद रखना है। माउंट एराबस अंटार्कटिका में। बेरेंद्वीप अंडमान, तो भारत का एकमात्र क्या है, ज्वालामुखी है, बेरेंद्वीप अंडमान एंड निकोबार में। ओजस डेल सलाडो अर्जेंटीना चिली सीमा पर। स्ट्रोम्बली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, इसी को कहते हैं, किसको, स्ट्रोम्बली को। माउंट एटना सिसिली में है, सिसिली कहाँ, इटली का एक प्रांत है सिसिली। सुषुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जो काफी समय से शांत है लेकिन उसमें उद्गार होने की संभावना है, सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाती है। सुषुप्त ज्वालामुखी निम्न है, जैसे बुसुबियस इटली, फुजियामा जापान, काकराटोआ इंडोनेशिया, नारकोंडम पोर्ट ब्लेयर तथा दक्षिणी अंडमान के निकोबार द्वीप में स्थित है। शांत ज्वालामुखी जो पूरी तरह से मर गया है, जिसमें अब क्या है, संभावना पूर्णतः समाप्त हो गई है। उदाहरण के लिए पोपा कहाँ, म्यांमार में। एंकांकागुआ दक्षिण अमेरिका में। किलिमंजारो तंजानिया में। और को सुल्तान एवं देवबंद ईरान में। इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी, तो लड़कों एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना मांग नहीं थी। ओके, शारदा एक्ट के तहत लड़की के और लड़कों की आयु में वृद्धि किया गया था, और वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी लड़की की आयु के 21 साल करने वाला है, ठीक है। प्रार्थना समाज की मांग में लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि की मांग नहीं किया गया। प्रार्थना समाज का स्थापना 1967 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम किसने किया था, पांडुरंग ने किया था। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से प्रार्थना समाज की स्थापना की। 1869 में महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना सभा के सदस्य बने। इस समाज को प्रसिद्धि दिलाने का कार्य महादेव गोविंद रानाडे ने ही किया, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है महाराष्ट्र का सुकरात। प्रार्थना समाज में ईश्वरवाद पर जोर एवं हिंदू समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाई गई। इन्हें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहुविवाह एवं जाति पात का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। महादेव गोविंद रानाडे ने शिक्षा के प्रसार के लिए 1984 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ओके, चलिए, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौभारण शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है, तो ये पारादीप बंदरगाह, कहाँ, उड़ीसा। करंट अफेयर है, पारादीप कहाँ, उड़ीसा में, पूर्वी तट पे स्थित प्रमुख बंदरगाह है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पहला पोत लाया, दूसरा पोत गुजरात के बड़ने एयरपोर्ट में। अमेरिका का सबसे बड़ा तेल शोधक आयातक देश है चीन। समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 13 बड़े और 139 क्या है, छोटे बंदरगाह हैं, याद रखिएगा 13। और कांडला वर्तमान में दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में है, और कच्छ के खाड़ी में स्थित है ज्वारिया बंदरगाह है। यहाँ सरकार ने मुक्त स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर रखा है इसे, ठीक है। रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो 14वें नंबर के। और रामनाथ कोविंद के बाद अभी जो है हमारे रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2017 को 25 जुलाई 2022 अभी तक रहा है। भारत के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे, जिनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 ईस्वी तक रहा। भारत में 15वें वर्तमान राष्ट्रपति क्या है, 15वें वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। इन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ग्रहण किया है। देश की पहली आदिवासी महिला है। ओके, और इनका संबंध कहाँ से है, तो उड़ीसा से। कहाँ से है, भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा, और 2 कार्यकाल तक चुने गए। ये क्या थे, एकलौते राष्ट्रपति थे। उसके बाद अभी तक राष्ट्रपतियों को 2 कार्यकाल नसीब नहीं हुआ है। ओके, अब आ जाइए, कहता है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। तो लोथल कहाँ है भैया, तो लोथल है गुजरात में। ओके, रोपर कहाँ है, तो रोपर है राजस्थान में। राखीगढ़ी हरियाणा में है, और कालीबंगा रोपर कहाँ है, पंजाब में। और कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में है। ओके, चलिए, लोथल 1952 55 62 में खोजा गया, गुजरात में है। और यहीं पर आपका क्या है, डॉकयार्ड था, बंदरगाह। ओके, उसके बाद रोपर पंजाब में है। राखीगढ़ी सबसे बड़ा नगर मिला है, कहाँ है, हरियाणा में। और कालीबंगा, जहाँ क्या हुआ था, चूड़ी उड़ी मिला था, जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। ओके, लोथल भोगवा नदी के तट पर गुजरात में स्थित हड़प्पा कालीन बंदरगाह शहर था। इसे हड़प्पा कालीन व्यापारिक राजधानी कहा जाता था। रोपर पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है, जिसके उत्खननकर्ता कौन है, जगदत्त शर्मा है। राखीगढ़ी हरियाणा के घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पा कालीन स्थल है। यह भारत का स्थित सबसे बड़ा स्थल है।
कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे हड़प्पा कालीन स्तर, यहाँ से जुते हुए खेत के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। ओके, तो बता ही दिए। और चंद्राहो में आपका चूरी वाला मिलता है। और पता ही होगा आपको किस तरह से क्या है ऐसे। तो यहाँ पर था आपका, यहाँ क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आपका दौमाबाद, यहाँ पे आपका हिंडन, और यहाँ पर सूतकोटगा। ये सब आपको चौहद्दी पता होगा। भारत के संविधान में उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में लिखने से कौन सा कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, उद्देशिका क्या है, स्वयं। तो ए और बी और सी तीनों कथन क्या है, सही है। उद्देशिका उन उद्देश्यों की बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है। ओके, और उद्देशिका के बारे में, और उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है। और आइए उद्देशिका के बारे में दिया होगा, नहीं दिया तो हम बता देते हैं। 13 दिसंबर को 1946 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में संविधान के प्रारंभ में रखी गई उद्देशिका प्रस्ताव का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। उद्देशिका के उस आधारभूत दर्शन तथा राजनीतिक, धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, वह हमारे संविधान के आधार स्तंभ है। उद्देशिका में जनता की भावना तथा आकांक्षाएं सूक्ष्म रूप से समाविष्ट है। संविधान विदों ने उस उद्देशिका को संविधान की आत्मा का सम्मान बताया था। संविधान का पदाधिकार मूल स्रोत है। और कौन बनाता था? तो ये भार्गव थे। वही बोला था कि क्या है उद्देशिका, भारतीय राज्य में कल्याणकारी प्रकृति के माध्यम से यदि प्रस्तावना में विधान संविधान का मूलभूत ढांचा नष्ट किया जाए तो संविधान प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। संविधान में लागू होने 26 जनवरी 1950 को हो गया। इसमें उद्देश्य वर्णित है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो कोई कोई कहता है 4 जोड़ा गया, तो 4 में क्या करता है, औरों को शामिल कर देता। भैया और कोई शब्द है, 3 जोड़ा गया है। इसमें से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही है? तो पेटेंट कौन ले सकता है भैया? देखिए, पेटेंट के संदर्भ में वह अनंत समय के लिए किया जाता है। एक बार पेटेंट हम ले लिए, सर्विस क्लासेस के जी हमारा है, तो बाद ही रहेगा। पेटेंट की अवधि 20 साल तक की होती है, अनंत समय के लिए नहीं। अतः विकल्प सी वाला कथन सही नहीं है। भारतीय पेटेंट कार्यालय को पेटेंट डिजाइन और ट्रेडमार्क का नियंत्रक जनरल के कार्यालय द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। इसका मुख्यालय कोलकाता में, और यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार आदेशानुसार काम करता है। पेटेंट एक अधिकार है या किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नई सेवा, तकनीक, प्रक्रिया, उत्पाद या डिजाइन के लिए प्रदान किया जाता है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो तिब्बत, तिब्बत के बाद आपका कहाँ आ जाएगा? तिब्बत को ही चीन में आ गया। भारत और बांग्लादेश 3 देशों से होकर गुजरता है, बिल्कुल सही। अब तिब्बत क्या है? चीन का ही भाग है। चीन इसको कब्जा कर लिया है। और इसकी सहायक नदियां क्या है? तो सुबनसिरी, संकोश, मानस, तिस्ता, पुथिमारी, भरेली आदि। और आपको पता है कि हमने जहरीला 50 में पूरा ब्रह्मपुत्र नदी का डिटेल मैप करा रखा है। इसके बाईं ओर की सहायक नदियां लोहित, दिबांग या सिकोंग, बारी, बूढ़ी, दिहांग, धनश्री एवं बराक आदि है। लोहित एवं दिहांग नदियों के संगम पर बना भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? मांजुली। और सबसे छोटा भी कौन है? उमानंदा। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, जिसका अर्थ है शोधक। नामचा बरवा पर्वत के निकट या दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ दिवांग के नाम से, उसके बाद असम में से प्रवेश कर, बांग्लादेश में से जमुना के नाम से जाना जाता है। तो से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो भारत की सीमा से नहीं लगता है ताइवान। ताइवान बहुत दूर है ना भैया। चीन और ताइवान को विवाद भी है, और इस पर हम एक वीडियो भी कराए हैं। ताइवान पूर्वी एशिया में स्थित एक द्वीप है और इसके अवसर कई द्वीपों से मिलकर चीनी गणराज्य का अंग बना है, जिसे मुख्यालय ताइवान में है। चीन के लगान वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश निम्न है: लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से लगने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर आदि। ओके, चलिए। भूटान से लगने वाले राज्य है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। तो 4 लगता है भूटान से। अंडमान और निकोबार थाईलैंड और इंडोनेशिया के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल वर्तमान में, तो उस समय आंद्रे ओजेब थे। यूनेस्को के वर्तमान निर्देशक आंद्रे ओजोल थे। अभी तक है, अभी तक 2017 से क्या अभी तक है ही यूनेस्को के आंद्रे ओजोल। बहुत अच्छा। इराना बेकोवा का कार्यकाल 2009 से 2017 ईस्वी तक बुल्गारिया देश में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र का क्या है? विशेष एजेंसी है। शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में
कार्य करने। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और विश्व के इसके 50 से अधिक क्षेत्रीय कार्यालय। इसका स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था और इसके सदस्य देश कितने हैं? 193, 193 है। यूनेस्को के निम्नलिखित उद्देश्य हैं सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उन्हें उम्र भर सीखने हेतु प्रेरित करना, सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना और सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति को परिवर्तित करना और संचार। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। सदस्य कितना? 193। आंद्रे ओजोल अभी भी क्या है? अध्यक्ष है। इस राजनीतिक ने द कोलिएशन ईयर्स नामक पुस्तक लिखित, ये लिखे थे प्रणब मुखर्जी, इनका देहांत भी हो गया है। ओके। चेंजिंग इंडिया पुस्तक किसकी है? तो मनमोहन सिंह की है। मोहम्मद हामिद अंसारी ने 12वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और 2 कार्यकालों तक रहे थे उपराष्ट्रपति। अध्यक्ष बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सन ऑफ द लाइफ। मोहम्मद हामिद अंसारी का बाई मेनी हैप्पी एक्सीडेंट रिलैक्सेशन ऑफ द लाइफ। ओके। आइए अगला है, क्या कहता है? वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल 11 अगस्त 2017 से 10 मई अगस्त 2022 तक रहा और वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। इनका पुस्तक क्या है? मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड। मूविंग ऑन मूविंग। लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें लोगों को द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, सही है। ओके। उसके बाद क्या है? लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हराने की संभावना काफी होती है, प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ABC तीनों है, सही। और लोकतंत्र के लिए अब्राहम लिंकन की परिभाषा आपको पता होगा, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन है। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। इसमें प्रतिनिधि व्यक्ति मतदाताओं द्वारा स्वतंत्र एवं निष्पक्षता से चुने जाते हैं। भारत के लोग नैतिक ईमानदारी, आत्मनिर्भरता और शक्ति को महत्व देते हैं और लोकतंत्र जिसे आधार प्रदान करती है। चुनाव सार्वभौमिक व्यक्ति मताधिकार के आधार पर समय पर होता है। इसमें सभी व्यक्तियों का मत बराबर हो जाता है। 1947 से 2022 तक अनेक चुनाव के आधार देखें। सकल घरेलू उत्पाद को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। घरेलू उत्पाद की किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। ओके। और ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष है भारत में। और जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद का क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। ओके। चलिए, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो देख लीजिए, यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ये पढ़ा दिए हैं। चलिए, अब कहता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्पादित एवं कार्य में सभी निम्न में से कौन सी एनएनपी क्या है? तो देश की इस एनएनपी को देश की जनसंख्या में भाग देकर भागफल द्वारा प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट ASR की पेटिका में आती है? तो ये कौन सी मुद्राएं हैं साथियों? तो उपयुक्त सभी है। जापानी येन, US डॉलर, US में डॉलर चलता है, जापान में येन चलता है, ब्रिटिश में पाउंड चलता है, चीन में यूनान चलता है, यूरोपीय संघ में यूरो चलता है और उपयुक्त में सभी क्या है? आता है। चलिए, उपयुक्त सभी US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, यूनान और यूरो SDR का मतलब क्या हुआ? स्पेशल डिमांडेड रुपीज, स्पेशल डिमांडेड रुपीज के रूप में आता है। IMF के कोटा धारक में अमेरिका क्या है? 17.46%, जापान 6.48%, चीन 6 और भारत 2.71%। भारत का स्थान क्या है? 8वां। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट है। ओके। पश्चिमी घाट भारत का जैव विविधता का तप्त स्थल है, ऐसा स्थान जहाँ स्थानीय एवं वैश्विक दृष्टि से प्रजातियों को समृद्धता को लेकर लेकिन आवास विनाश का संकट बना हुआ है। तप्त स्थल कहलाता है। किस क्षेत्र की हॉट स्पॉट का दर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है? जातीय बहुजातीय, वहाँ कम से कम 0.5% या 1500 स्थानीय संवहनी पौधा हो, 70% प्राथमिक वनस्पति हो। हॉट स्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नॉर्मन मायस ने किया था। कौन किया था? नॉर्मन मायस ने, ब्रिटिश 1900। भारत में 4 हॉट स्पॉट स्थित है, हिमालय क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र और पश्चिमी घाट और सुंडालैंड। पश्चिमी घाट इसके अंतर्गत ताप्ती नदी के दक्षिण से लेकर यहाँ से देखिए जो है, तो यहाँ जो ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी से लेकर यहाँ तक लिया जाता है। कोरोमंडल मालाबार तट तक के मैदान शामिल है। अगर अभी तक आप टिके हुए हैं तो आपका सिलेक्शन क्या है? पक्का है। पक्का पक्का पक्का। ठीक। यह भारत के शीर्ष जैव विविधता वाला क्षेत्र है। इसे हॉट स्पॉट का दर्जा दिया गया। इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं? सह्याद्री कहते हैं।
यह मालाबार के मैदानी भाग और पर्वत श्रेणी से मिलकर बना है। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा का कारण क्या होता है? वन है। पश्चिमी घाट में बेसाल्ट एवं लेटेराइट चट्टानें पाई जाती है। केरल में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट भारत का सबसे बड़ा क्या है? संरक्षित वन क्षेत्र है। गंगा मैदान, इसका विस्तार राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार एवं बंगाल तक। यहाँ जीव जंतु वनस्पतियों का कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाता है? तो विटामिन के। रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। विटामिन के को क्या कहते हैं? तो फ्लोरोक्विनोन कहते हैं। शरीर में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनने के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इसका कारण क्या है? तो विटामिन के का स्रोत है हरी पत्तियां, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, जिगर, अंडा का जर्दी, पनीर। यह यकृत को प्रोथोम्बरिन नामक पदार्थ के निर्माण में भी भाग लेता है। विटामिन ए रेटिनॉल, रेटिनॉल अत्यधिक संस्थित एल्कोहल है और वसा में घुलनशील होता है। जल के यंत्र एवं अंतरीय संश्लेषणा की कोशिकाओं में यह संचित रहता है। हम इसको दूध, मक्खन, अंडों की जर्दी, जिगर, मछलियों के तेल आदि से प्राप्त करते हैं। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। इसका संश्लेषण जंतु और त्वचा में कुछ सेवन डिहाइड्रोक्लोरोएस्ट्रॉल नामक पदार्थ की करता है। यह कार्य सूर्य प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के प्रभाव में होती है। ओके। यह विटामिन मक्खन, जिगर, गुर्दा, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। विटामिन सी स्कर्वी अम्ल की कमी से मसूड़े फूलना, अस्थियों और में चोरों में स्त्राव कमजोर होना इत्यादि। इसका स्रोत क्या है? नींबू है। खट्टे फलों में, ठीक है, एक तरह एक ही लाइन में अगर कहना हो तो खट्टे। गर्भ रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लोयस मृदा। पवन के द्वारा लाई गई मृदा लोयस, जल के द्वारा लाई गई मृदा जलोढ़। तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन द्वारा उड़ा कर लाए गए धूल एवं मिट्टी के महीन कणों को बृहद जमाव को कहा जाता है। इसमें जो मैदान बनता है उसे लोयस का मैदान कहा जाता है। यह क्या होता है? उपजाऊ होता है। दोमट से जलोढ़ मृदा भारत के उत्तरी मैदान में भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मृदा है। देश की कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% पर कौन सी मृदा है? यही मृदा। इस मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है, इसलिए जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। बालुई मृदा या मरुस्थलीय मृदा लाल रंग का भूरा होता है, यह रेतीली होती है। तो इसमें से पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है ना, बालुई मिट्टी। 4 राज्यों में, गंगानगर में। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? 226 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था भैया, तो ये क्या है? सही है। अम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर को अपनी सेना का स्वागत किया था, एकदम सही है। अम्बी तक्षशिला का राजा था, हाँ। और सिकंदर की मृत्यु 332 नहीं 323 ईस्वी पूर्व में हो गया था। तो यही 3 गलती है। एक और दो दोनों क्या है? सही है। और कौन स्वागत नहीं किया था? जब पोरस ने स्वागत नहीं किया था, पोरस लड़ा था, ठीक है। 326 में सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ था। तक्षशिला के तत्कालीन राजा राभी ने उसका स्वागत किया था। सिकंदर मकदूनिया का शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था, वह विश्व विजय करना चाहता था। इसी विजय के अभियान के क्रम में वह 326 ईस्वी पूर्व में भारत में आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने के लिए अफगानिस्तान के रास्ते काबुल होते हुए हिंदकुश पर्वत, खैबर दर्रा होते हुए, गोलन दर्रा होते हुए भारत आया। झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा, जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। सिकंदर और पोरस के युद्ध को हाइडेस्पीज या बितिस्ता का युद्ध कहते हैं। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दी। उसकी सेना ने भयभीत होकर तक्षशिला के शासक अम्बी ने से सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा सेना का स्वागत करने 323 में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। ओके। आइए, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजेंड डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रामचंद्र गुहा ने। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजेंड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? रामचंद्र गुहा ने। द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लेजेंड्स डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता भारतीय इतिहासकार रामचंद्र गुहा है। डेविड गब्समैन इजराइल के लेखक, उन्होंने वर्ष 2017 का मैन बुकर पुरस्कार उनकी उपन्यास से हॉर्न वाला का यूनिट टू वॉइस से जीता है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल का निधन 25 जुलाई 2007 को हुआ है, जिनका जन्म 1926 के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ था। कॉस्मिक रे यानी ब्रह्मांडीय विकिरणों पर उन्होंने विशेष अध्ययन किया है। वर्ष 2009 में यूनेस्को द्वारा कलिंग सम्मान प्रदान किया गया इसको विनय विज्ञान। लेकिन इसमें से यूनेस्को की इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज इम्यूनिटी फॉर्म इंडिया में शामिल है, तो ये कौन सा शामिल है? बिहू। बिहू कहाँ का नृत्य है? असम का महत्वपूर्ण त्योहार है। भारतीय मानवता अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसे माना गया है। भारत में कुल 14 अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर तत्व है। वर्तमान यूनेस्को की मानवता अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का प्रतिनिधित्व सूची में शामिल है। ओके।
आइए, 1926 में नौजवान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। 1926 में नौजवान सभा भगत सिंह की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य देश के नवयुवकों में देशभक्ति की भावना जागृत कर मजदूर और किसान को राज्य स्थापना करना था। वर्ष 1928 में नौजवान भारत सभा का हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में विलय कर दिया। नौजवान सभा भारत भगत सिंह, छबीलाल दास और यशपाल आदि नवयुवकों ने बनाया था। बी डी सावरकर ने भारत के महान क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राष्ट्रवादी नेता तथा विचारक थे। ये नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल थे और राजद्रोह के दोषी पाने के बाद 50 वर्षों तक क्या रहे सजा। नितिन दास भारतीय स्वतंत्रता के एक सिपाही, भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे और इन्होंने जेल में भूख से अपना प्राण त्याग दिया था। इसे लोग इन्हें किस नाम से जानते थे? बाघा जतीन। बाघा जतीन। अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, देश के भक्त एवं अध्यापक के रूप में उन्होंने अपना कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। किसके लिए? तो ये पर्यटन के सतत विकास के लिए। और 2023 को किसके लिए? तो मोटे अनाज के लिए। मोटा अनाज। ओके, कहता है किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखा गया था? किताबुल हिंद अल-बरूनी के द्वारा। अल-बरूनी के द्वारा लिखाया गया था। और अल-बरूनी क्या था? खगोल विज्ञान भौतिकी तर्कशास्त्र अंग्रेजी भाषा में। इसका अनुवाद एडवर्ड सी सिचाऊ ने किया। इस पुस्तक में जगह जगह भगवत गीता, विष्णु पुराण एवं वायु पुराण को उद्धत किया गया। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक था जिन्होंने अकबरनामा एवं आईन अकबरी की रचना की। अकबरनामा 3 खंडों में लिखा गया। इसमें अकबर के समय का आधिकारिक इतिहास है। ओके, आइए आगे। कहता है दारा शिकोह शाहजहां के सबसे बड़े पुत्र थे और मुगल परंपरा के अनुसार अपने पिता के बाद सिंहासन का उत्तराधिकारी। औरंगजेब ने खुद को बादशाह घोषित कर दिया और सिंहासन की लड़ाई में दारा शिकोह का मारकर उसका गर्दन लेकर पूरा दिल्ली में घुमाया था। इसकी पहली पुस्तक सिफानात उल औलिया थी। इसकी रचना सीरे अकबर महान रहस्य था, जो उपनिषदों के पसार सीरे अकबर के नाम से उपनिषदों का अनुवाद किया था। 50 अध्यायों का अनुवाद। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इक्विटास लघु वित्त बैंक को। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? धारणीय विकास की संकल्पना संबंधित है अंतरपीढ़ीय सम्य से। ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कब तक रखना है? तो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ 50 से 75 और सन्यास 75 से 100। भैया ये तो एकदम सेटे बा, एकदम सेट बा, कुछ न करे के बा, मार दे टाका। बौद्ध, ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। जीवन 100 साल। अब तो भैया जीवन 70 साल आसानी से चलता नहीं, 100 साल क्या चलेगा। ओके, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रहण के लिए किसे? ए बी सी डी सभी को, संपीड़ित वायु को, स्प्रिंग को, संधारित को, बैटरी को, सभी को किया जा सकता है। तो ऊर्जा संग्रहण के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी एवं संधारित का इस्तेमाल किया जा सकता है। संपीड़ित वायु के दबाव में ऊर्जा के रूप में एक बड़ी संभावित ऊर्जा होती है। इसका प्रयोग बिजली के उपयोग में होता है, जैसे हैमर, हेयर हैमर ड्रिल। ओके, ब्लू चिप कंपनी क्या है साथियों? तो ब्लू चिप कंपनी क्या है देख लेते हैं। ब्लू चिप कंपनी क्या है? तो ब्लू चिप कंपनी है साथियों आपका, ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी होती है। इसे चौथी अर्थव्यवस्था के तहत रखा जाता है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया। ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनियों को कहा जाता है जिसका शेयर मार्केट में लगातार मजबूत प्रदर्शन रिकॉर्ड रहा। अडानी जी, अभी हिडेनबर्ग के बाद क्या है? अडानी जानी जानी हो गया है। प्राय यह कंपनी पुरानी और लार्ज मार्केट के कैंप वाली होती है और अपने सेक्टर के अग्रगण्य कंपनी ग्रुप में जानी जाती है। लार्ज मार्केट कैप की कंपनी। भारत में इस स्तर की सभी कंपनियां कम से कम 20,000 करोड़ की मार्केट कैप रखती है। राजस्व में रैयतबारी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो राजस्व में रैयतबारी प्रयोग का प्रारंभ अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया। ठीक है, भारत में रैयतबारी प्रथा की शुरुआत सर थॉमस मुंडो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा की गई थी। यह व्यवस्था ब्रिटिश सरकार में सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग और कितना 1992 में मद्रास में बलराम जिले में पहली बार कर्नल रीड ने रैयतबारी प्रथा को चालू किया था। 1820 से 27 तक मुंडो ने रैयतबारी व्यवस्था प्रेसिडेंसी मद्रास में लागू किया था। तीन व्यवस्था थी, रैयतबारी, महालबारी और जमींदारी। ओके, महालबारी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 ईस्वी में मैकेंजी ने दिया था और इसका निर्धारण गांव के महाल के आधार पर होता था। और मार्टिन वर्ड को उत्तर भारत में भू व्यवस्था का जनक कहा जाता है। महालबारी व्यवस्था आगरा, अवध, मध्य प्रदेश में था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 30% भूमि आती है। सबसे ज्यादा भूमि किसके तहत आता है साथियों? सबसे ज्यादा भूमि आपका रैयतबारी व्यवस्था के तहत आता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है बता दिए। एक कंपनी ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा आया था एवं चार्ल्स जेम्स ग्रांट के विचार पर आधारित भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू किया।
1790 में वार्षिक लगान के स्थान पर क्या था, 10 वर्षीय लगान व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन 22 मार्च 1993 को इसी व्यवस्था का अस्थायी कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त, ईमानदारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीर व्यवस्था कहा गया। इनमें से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? ये जो शैल है ये आग्नेय चट्टान नहीं है। क्या है ये? तो शैल किसका उदाहरण है? तो शैल अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ओके, चट्टानों के निर्माण विधि के अनुसार 3 भागों में विभाजित किया गया, आग्नेय, अवसादी एवं रूपांतरित। आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले लावा के जमने से होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। आग्नेय चट्टान के उदाहरण है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेगमाउंट, डेलामाइट, गोबरा, पिच स्टोन एवं प्लूमियस। अवसादी चट्टान चट्टान पूर्व चूर्ण के एकत्र होकर नीचे जमा हो जाने से अवसादी शैल का निर्माण होता है। इसकी रचना परतों के रूप में होता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान भी कहते हैं। अधिकतर जीवाश्म एवं खनिज तेल इसी प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर अवसादी शैल का विस्तार है, जबकि कर्स्ट का निर्माण एवं इसके योगदान 5%। अवसादी चट्टान का उदाहरण बालूका पत्थर, चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी, खरिया, जिप्सम आदि है। क्या अंतरिक्ष चट्टान उच्च तापमान, दबाव और दोनों के प्रभाव में क्या होता है? ऊंचे ताप पर जलवाष्प की रासायनिक क्रिया के आग्नेय अवसादी चट्टानों को रूपांतरित हो जाता है। इन चट्टानों में कठोरता एवं दृढ़ता सर्वाधिक होती है। किसमें? रूपांतरित चट्टान में अभाव होता है, और जीवाश्मों का क्या होता है? अभाव होता है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण है हीरा, संगमरमर, अभ्रक एवं क्वार्टरजाइट। आग्नेय चट्टान के रूपांतरित ग्रेनाइट से बनता है नीस, बैसाल्ट से बनता है एप्ली वॉलेट सिल्ट। ओके, चलिए। और कले एवं शैल से बनता है चूना पत्थर से संगमरमर, बलुआ पत्थर से क्वार्टरजाइट, बिटुमिनस से कोयला। पता है कोयला के भी 4 प्रकार है। महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता? तो इंग्लैंड ने जीता है। और अभी वर्तमान में किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया ने 12वां आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आज भी ये क्वेश्चन मैं आपको करवाया हूँ जहरीला 50 में। कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप नए परमाणुओं की रचना। हरे पौधे में रासायनिक परिवर्तन को ऐसे परिवर्तन कहते हैं जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि भौतिक परिवर्तन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। पानी का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन। निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा 100 तकनीकी आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया है? तो ये क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और इसका नाम क्या दिया है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, 3 देशों को जोड़ेगा ये, और तीनों देशों में इंटरनेट बेचेगा। लेकिन वैसे कौन अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है आपका प्रधानमंत्री। कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। अनुच्छेद 263 के अनुसार अंतरराज्यीय परिषद का गठन ओह राष्ट्रपति करता है। इसके अध्यक्ष, तो यहाँ क्या है? हम लोग सही कर लेते हैं साथियों, क्षमा चाहता हूँ। मन ओके। अनुच्छेद 263 के अनुसार राष्ट्रपति लोकहित में अंतरराज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री अंतरराज्यीय परिषद के क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष। अच्छा, अध्यक्ष होते हैं, वही कंफ्यूजन था ना। परिषद में प्रधानमंत्री तथा उनके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्यमंत्री और प्रशासक इस परिषद का प्रत्येक सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतरराज्यीय परिषद की अध्यक्षता उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। अंतरराज्यीय परिषद का मुख्य कार्य राज्य के बीच उत्पादन विवादों को जांच करना और उन पर सुझाव देना। अंतरराज्यीय परिषद विभिन्न राज्यों के मध्य अथवा केंद्र और एक से अधिक राज्यों के मध्य समान हितों के टकराव का भी समापन करता है। अंतरराज्यीय परिषद विषय के अंतर जातियों को पूर्वी और संविधान का अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा है। 80, 81। ओके, राज्यसभा संसद का उच्च सदन कहलाता है और यह अस्थायी है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम शामिल करने की योजना है? आईआईटी खड़गपुर में एमबीबीएस शामिल किया जाएगा। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर का सुपर स्पेशलिस्ट अधिकार डॉक्टर बी.सी. रॉय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च ऑडिटर पैरासूट डिपार्टमेंट प्रारंभ करने वाला है। पहला चरण आईआईटी खड़गपुर से स्टार्ट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बौद्ध मंदिर बोरोबुदुर इंडोनेशिया में। और विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया में। यह महायान बौद्ध विहार है, 6 वर्गाकार चतुर्भुज। इसका निर्माण 750 से 854 ईस्वी के बीच शैलेंद्र राजवंश के राजाओं ने किया था। अंकोरवाट कंबोडिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है? धार्मिक मस्जिद है। यहाँ रोमवेर साम्राज्य का भगवान बुद्ध। कहता है हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा स्थल जो है रावी नदी पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता पंजाब पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। ओके,
और इसी स्थल का नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। स्थल में से अन्नागार एवं बैलगाड़ी आदि प्राप्त हुए। स्थल से क्या अन्नागार और बैलगाड़ी। सभ्यता के 6 नगरों में से यह नगर एक है, इसलिए पहला ही नगर खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। सरस्वती नदी सिंधु सभ्यता के अनेक बस्तियों की नदियों के किनारे होने बसे थे और वैदिक ग्रंथों में सरस्वती नदी को राजस्थान की नदी कहा गया और सरस्वती नदी श्रेष्ठम नदी है। कुछ भूगोल वेदा घग्गर को ही सरस्वती नदी मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के काफी स्थल सिंधु नदी के किनारे, उसमें मोहनजोदड़ो, अमरारी, सुतकोटा, चंद्रारो। KNO2 रासायनिक सूत्र है, KNO2 रासायनिक सूत्र है पोटेशियम परमानाइट्रेट का, और KMNO4 है पोटेशियम परमानेट का, ठीक है। तो पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO2 है। सोडियम नाइट्रेट लूनार कास्टिक AgNO3 है। यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है जिसको गुणों के कारण जाना जाता है। इसका प्रयोग घाव और जलन में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र KNO3 होता है। उपयोगी आतिशबाजी का सामान बनाने में होता है। सिल्वर क्लोराइड, हॉर्न सिल्वर क्या है, AgCl। इसका प्रयोग फोटो AgCl का प्रयोग किसमें किया जाता है, AgCl का प्रयोग किया जाता है साथियों आपका फोटोक्रोमिक कांच बनाने में किया जाता है। ओके, इनमें से कौन सही है, सैडल वुड आंशिक मूल परजीवी सही है। क्यू सुकटा परजीवी। नेप्थीज मांसाहारी, जबकि फंगस क्या है, स्वपोषी। नहीं, फंगस भी क्या है, परपोषी। या इसको हम लोग कह सकते हैं मृत पोषी। क्या कह सकते हैं, मृत पोषी कह सकते हैं। कवक फंगस पर्णहरित की उपस्थिति के कारण भोज्य पदार्थों की प्राप्ति के लिए अन्य वनस्पतियों, जंतु तथा उसके मृत शरीर में आश्रित रहते हैं। परजीवी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और मृत पोषी है। और आपको पता है नेप्थीज या मांसाहारी पौधा या छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को भोजन के अनुरूप में क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। यह किस घटपर्णी कुल का पौधा है जो लुप्त प्राय प्रजातियों में एक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है, गैसीय वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है साथियों, तो ये हाइड्रोकार्बन क्या है, गैसियस नहीं है। हाइड्रोकार्बन कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हाइड्रोजन और कार्बन के सरल संयोजन से प्राप्त किया जाता है। ये गैसीय वायु प्रदूषक नहीं है। वायु उपस्थित ऑक्सीजन ही जीवन का निर्भर है। 78% क्या है नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% आर्गन। कल ही कराए थे, कोई बच्चा बोल रहा था सर कार्बन डाइऑक्साइड ना ज्यादा होगा, तो बोले नहीं, आर्गन होगा ज्यादा, उसके बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, प्रमुख वायु प्रदूषक भारी धातु के कण में सीसा, बेंजीन, पारा, कैडमियम इत्यादि है। सल्फर के ऑक्साइड जो जो वायु प्रदूषक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, हाइड्रोजन के सल्फाइड H2S और सल्फर डाइऑक्साइड SO3 है। नाइट्रोजन के यौगिक जो वायु प्रदूषक है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। वायु प्रदूषक के संदर्भ में PM पार्टिकुलर मेटल और APS SPM सस्पेंडल पार्टिकुलर मेटर को निलंबित पदार्थ के कणों को नापा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से हाइड्रोकार्बन अमोनिया NH3 वायु प्रदूषक है। ओके, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है, ये है हरियाणा। कौन सा राज्य है आपका, हरियाणा है। मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में, मनोहर लाल खट्टर। ऑपरेशन दुर्गा तस्ता क्या मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ रोकने हेतु एक दस्ता बनाने का फैसला किया है। इस दस्ते का नाम ऑपरेशन दुर्गा रखा गया। ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे ने मेरी सहेली अभियान की शुरुआत की है। ये क्या है, 2446 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। मेरी सहेली अभियान के तहत रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स टीम महिला यात्रियों की जागरूकता। मिशन शक्ति के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महिला अपने अधिकार, तो मिशन शक्ति कहाँ, उत्तर प्रदेश का। ओके, सुनारी गोल्डन चावल है, तो गोल्डन चावल क्या, एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें प्रोटीन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं और इसी में क्या होता है, विटामिन ए भी होता है, ठीक है। विटामिन ए बीटा क्लोरीन की विशेष रूप से आपूर्ति करता है। विकासशील देशों में विटामिन ए की कमी के कारण बढ़ रोगों की तीव्रता को निपटने के लिए गोल्डन राइस का विकास किया गया है। गोल्डन राइस रोपण की मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है, फिलीपींस है। और चावल अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है, फिलीपींस में ही है। सुनहरी चावल, यह भोजन विटामिन ए की कमी को दूर करता है और क्या होता है, प्रभावी बनाता है। 3, यह जठर संबंधी समस्याओं को दूर करता है। इसके नकारात्मक पक्ष है, गोल्डन राइस परंपरागत जैविक चावल की किस्मों को प्रस्तावित कर पर्यावरण में काम करता है। गोल्डन राइस से भोजन की विविधता समाप्त हो जाती है और गोल्डन राइस कहता है। आइए, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है आपके राजीव कुमार वर्तमान में। और अध्यक्ष, ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार 1 सितंबर 2017 को पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर राजीव कुमार जाने माने अर्थशास्त्री और भारतीय अर्थव्यवस्था की किताब लिख चुके हैं।
अरविंद पनगडिया नीति आयोग के पहले क्या थे? पहले सीईओ अरविंद पनगडिया थे। अरविंद पनगडिया अर्थशास्त्री और वर्तमान में सीईओ सुमन के बेरी थे, लेकिन ये भी हट गए हैं और वर्तमान में कोई और बन गए हैं। तो क्या बने? परमेश्वर अय्यर है। तो इसके बारे में आप लोग लिखिए है कि घटे। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर पंचांग का यह पहला मास है। तो पहला मास क्या होता है? चैत। पहला मास क्या होता है? अभी होली के बाद आएगा, फागुन के बाद क्या आता है? चैत। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग प्रथम माह चैत है और यह शक संवत पर आधारित है। शक संवत 78 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था कनिष्क के द्वारा। 22 मार्च 1957 को सरकारी परियोजना थे एकत्रित। 77 में शक संवत पहली चैत है। मानव रक्त में पीएच साधारणतः कितना होता है? तो मानव रक्त में पीएच होता है 7.5 से 8। और कैसा होता है? क्षारीय होता है। लार के बारे में भी कराए हैं सुपर 50 में। आप लोग जहरीला 50 में जाकर देखिए। पीएच का मान 0 से लेकर 14 तक होता है। सोरेनसन ने खोज किया था। मुंह के लार का मान पीएच 0.5 होता है। दांत से प्रारंभ हो जाता है। ओके, अगला देखिए क्या है। कुछ पदार्थों के जैसे क्या है? नींबू का पीएच मान कितना है? 2.2 से 2.4। सिरका का 2.2 से 3.4। शराब का 2.3 से 3.8। टमाटर जूस का 4.0 से 4.8। बियर का 4.0 से 5। कॉफी का 4.5 से 5.5। मानव मूत्र का 5.5 से 7.5। मानव लार का 6.5 से 7.5। मानव रक्त का 7.3 से 7.5 और दूध का 6.4। पुस्तक आई डू ऑन रिफॉर्म डिमोटिक एंड रिजल्व के रचयिता कौन है? इसके रचयिता है रघुराम राजन। कौन है? रघुराम राजन जी है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जनरल थे, लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीति के एक लोकप्रिय राजनेता और लोकप्रिय सामाजिक। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री। जब एक अर्थव्यवस्था अस्फीति दबावों से गुजर रही है तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग क्या करें? ज्यादा से ज्यादा रुपया जमा करें। ओके, तथा इस प्रकार परिस्थिति में प्रत्यक्ष करों की वृद्धि की जानी चाहिए। जब कोई अर्थव्यवस्था अस्फीति परिस्थितियों से गुजरती है तब मुद्रा निर्वहन के नियमों को कठोर बनाना होता है। मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। उत्पादन लागत जैसे मजदूरी और आयात लागतों में बढ़ोतरी के कारण उत्पन्न होती है और वस्तु और सेवाओं के समग्र पूर्ति के मुकाबले समग्र मांग अधिक होने पर क्या होता है? मांग जनित मुद्रास्फीति। मान लीजिए खरीदने वाला 10 गो है और बेचने वाला 1 है, तो क्या होगा? मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी सरकार की नीति निम्न है: हीन अर्थ प्रबंधन, अतिरिक्त मुद्रा निगम, उदार ऋण एवं साख नीति आदि। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय राजकोषीय उपाय है: संतुलित बजट लगाना, अनुपादक व्यय पर नियंत्रण। मुद्रा उपाय तेज क्या है? व्हाट इज तेज? तेज क्या है? गूगल के नए पेमेंट एप्लीकेशन का नाम क्या है? तेज। ओके, और यूटीएस पर काम करता है ये। में से कौन चैलेंज चंगेज खां का समकालीन था? चंगेज खां का समकालीन था सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के समय चंगेज खां भारत आया था, लेकिन इल्तुतमिश मंगमरनी का पीछा करते हुए, लेकिन इल्तुतमिश तेज था, मंगमरनी को शरण ही नहीं दिया और चंगेज खां चला गया और भारत चंगेज खां के आक्रमण से बच गया। चंगेज खां दिल्ली का सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश का समकालीन था। चंगेज खां एक मंगोल नेता था, वह निर्दयी, बेहद चतुर मंगोल शासक था। चंगेज खां से बचने के लिए ख्वाजिम ने सम्राट जलालुद्दीन से इल्तुतमिश के यहाँ शरण मांगी। इल्तुतमिश सर्की वंश का था एवं मिलबरी तुर्क था। इसका शासनकाल 1211 से लेकर 1236 तक। किसी ने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को क्या बनाया था? सुल्तान बनाया था। इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थापित किया था और पहला सुल्तान था, क्योंकि गद्दी पर ही बैठा था। इससे पहले जो है कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर नहीं बैठा था। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के खिलजी वंश का शासक था। इसके द्वारा उत्तर भारत के राज्यों को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। यह शासक बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसने कुतुब मीनार के निकट अलाई दरवाजा का निर्माण किया था। सीढ़ी का किला। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक तुगलक वंश का एक प्रमुख शासक था तथा उसने उल्गू खां की उपाधि धारण की थी। उल्गू खां का मतलब क्या होता है? विश्व का खान। जिसे दिल्ली की गाजी नियुक्त किया गया था। उसने कृषि उन्नति के लिए अमीर कोही के निर्माण की स्थापना की थी। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक लोधी वंश का संस्थापक था। आगरा के नवीन नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने की थी। उसने भूमि के नाप के लिए गज सिकंदरी नामक पैमाना चलाया था। चलिए अब है लास्ट। एनएएफटीए के सदस्य, एनएएफटीए के सदस्य यूएसए, कनाडा और मेक्सिको। यूएसए, कनाडा और मेक्सिको एनएएफटीए के सदस्य। मतलब क्या है? नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एनएएफटीए।
ठीक है ना। तो नॉर्थ अमेरिका के 3 देश हैं, ये तीनों क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करिए, कोई भी कहीं भी आए जाए, इसे अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौते के रूप में जाना जाता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 को लागू हुआ, इसलिए नाफ्टा के तीनों देश के बीच मुक्त व्यापार है। ठीक है। वर्तमान में अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा का स्थान पर अब आधिकारिक तौर पर इसे संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको कनाडा समझौता USMCA कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के निजता का अधिकार को संविधान के किस निजता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में माना है। विभिन्न विवादों के एवं निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के अनुच्छेद 21 को निजता का अधिकार निहित किया है। ओके। और राज्य के द्वारा किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से क्या किया जा सकता है, निजता का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ओके। और ये जो था आपका सेट, ओके, देख लिए। और शामिल न्यायपालिका ने जीवन का अधिकार को मानव का और अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित कुछ और अधिकार है, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, इंटरनेट का अधिकार, सूचना का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी। अनुच्छेद 19 में अंतर्निहित अधिकार है स्वतंत्रता के अनुसार, 14 में विधिक समानता और 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि का संबंध। आप लोगों को अगर यह वीडियो क्या लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा, 2 घंटे का जो वीडियो बनाया आपके लिए, इस वीडियो से आपको कोई लाभ होगा, जरूर होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिटेल एनालिसिस के साथ मैंने बनाया। और जहां पे इंथुसियाज्म की जरूरत थी, जहां पे जोर डालना था, जहां पर इम्फेसिस करना था, वहां पर मैंने इम्फेसिस किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके लिए आप सबों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका भाई जल्द ही आपसे दूसरे वीडियो के साथ मिलेगा। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और खुश रहिए। और अगर अभी तक आपने इसको नहीं देखा है, कौटिल्य GS, ये डिजिटल डबल स्टार को, तो जरूर देखिए, अपना प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लगा, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही करना है। चलिए फिर मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।